समीर रातों रात समीर चंदानी बनने के बाद अपनी ईमानदारी और उसूलों को लेकर चल रहा था। किस्मत ने उसे इस कदर बदनाम करने की साजिश रची कि वो हर जगह बदनाम हो गया, वो भी अपने रूममेट और कॉलेज में साथ पढ़ने वाले विशाल और उसकी गैंग की वजह से, जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ लड़कपन की जेलसी थी। लेकिन समीर के लिए ये उसकी जिंदगी का अभी तक का सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि इस बदनामी ने उससे उसका सबसे प्यारा साथी क्वांटम वेल्थ सिस्टम को छीन लिया था, साथ ही उसकी इज्जत भी। मैं कहाँ हूँ और मैं कब से सो रहा था? मैं तो के टीवी में। शिट। रिलैक्स छोटे मालिक, आपको चोट लगी थी और आपको नींद की सख्त जरूरत थी, इसीलिए मैं आपको यहाँ लेकर आया। ये एक सेफ हाउस है जिसे हम इमरजेंसी में यूज करते हैं। मैं आपके लिए ब्लैक कॉफी मंगवाता हूँ, आपको थोड़ा फ्रेश फील होगा। ओके? समीर अभी नींद से उठा था और उसे पता भी नहीं था कि वो इस सेफ हाउस में कैसे आया। उसने जब अपने दिमाग पर जोर डाला तो उसे याद आया कि लास्ट टाइम वो के टीवी में अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था और फिर किसी ने उसके खिलाफ साजिश रची और उसका उस लड़की लतिका के साथ एक गंदा सा फेक वीडियो वायरल कर दिया, जिसमें ऐसा लग रहा था कि वो उस लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा था, जिसके बाद सब लोग उसके खून के प्यासे हो गए थे और फिर उसे वहां से भागना पड़ा और फिर वो गिर गया। फिर उसे कुछ याद नहीं था और अब वो यहाँ था इस सेफ हाउस में। फिर उसे अब सिचुएशन की गहराई का एकदम से एहसास हुआ तो वो घबरा गया और बोला, ठाकुर साहब, आपको नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ है? पता नहीं वो क्वांटम वेल्थ सिस्टम कैसे खुद ही क्रैश हो गया और वो के टीवी में जो वीडियो वायरल हुआ वो गलत था। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, यकीन मानिए। मैंने सच में किसी लड़की के साथ जबरदस्ती नहीं की। मैं अरे छोटे मालिक, मैं जानता हूँ कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया, आप बेगुनाह हैं। वो वीडियो फेक है, उसे जानबूझकर बनाया गया था आपको फंसाने के लिए। सच में थैंक यू सो मच। मगर दुनिया को यही लगता है कि मैं मॉलेस्टर हूँ। अगर मेरी बहन को पता चला तो उसे कितना बुरा लगेगा। और अनन्या, वो तो मुझे अब कभी देखेगी तक नहीं। ये सब मेरी बेवकूफी की वजह से हुआ है। मैं गरीब ही ठीक था, मैं सब सह सकता हूँ, लेकिन ये दाग नहीं। के टीवी में हुए उस हादसे ने समीर को अंदर तक तोड़ कर रख दिया था, क्योंकि वो चाहे जो भी करे लेकिन उसका कैरेक्टर ढीला नहीं था। वो हमेशा लड़कियों की इज्जत करता था और ऐसा कुछ करने की सोच भी नहीं सकता था। तभी ठाकुर साहब ने उसके हाथ में ब्लैक कॉफी का कप पकड़ाते हुए कहा, पहले कॉफी पियो, तुम्हें इसकी जरूरत है। यहाँ मैं परेशान हूँ और आपको कॉफी की पड़ी है, ऊपर से आप मुस्कुरा रहे हो। क्योंकि अब परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। इस मामले को चंदानीज ने हैंडल कर लिया है। सबको पता चल गया है कि चंदानी ग्रुप का वारिस बेगुनाह है और वो वीडियो फेक है। अब आप आराम से सिर उठाकर अपनी यूनिवर्सिटी में कहीं भी जा सकते हैं। समीर को ठाकुर साहब की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। आखिर समीर कब से सो रहा था कि इतना सब कुछ ऑलरेडी हो गया और उसे पता भी नहीं चला। उसके चेहरे पर अभी भी काफी सवाल थे, जो पूछे जाने से पहले ही ठाकुर साहब ने हट से जवाब देते हुए कहा, आपको चोट थोड़ी गहरी लगी थी तो हमें नींद का इंजेक्शन देना पड़ा, इसीलिए आपको नींद से उठने में 3 दिन लगे। 3 दिन? क्या बात कर रहे हैं आप? मैं 3 दिन से सो रहा था। समीर को एक के बाद एक झटका लगे ही जा रहा था। इट्स ओके छोटे मालिक, सब कुछ अंडर कंट्रोल है। और जहां तक बात है क्वांटम वेल्थ सिस्टम की, तो हाँ, वो एक आर्टिफिशियली डिजाइन किया गया एक बहुत ही हाईटेक डिवाइस है जो इंसानों के अच्छे बुरे इमोशंस को भी सेंस करता है। वो दोस्त भी है और टीचर भी। कोई भी ऐसा काम जो आपके ब्रांड इमेज को गंदा करे तो सिस्टम खुद ब खुद क्रैश हो जाता है। इसका मतलब है कि यूजर से कोई ब्रीच हुआ है और अब उसे उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आखिर वो है तो एक मशीन ही ना, जो डेटा पर चलता है। तो फिर मैं अब क्या करूं? अब मैं एक मशीन को कैसे समझाऊं कि मैंने कोई ब्रीच नहीं किया है? क्या ये सिस्टम मेरे पास कभी वापस नहीं आएगा? समीर अब अपनी उस बेवकूफी को कोस रहा था जो उसने विशाल पर भरोसा करके की थी। उसे पता होना चाहिए था कि किसी की फितरत कोई नहीं बदल सकता। अभी अभी तो उसे इस अमीरी वाली दुनिया का स्वाद मिला था, एक हाईटेक टेक्नोलॉजी का स्वाद मिला था जो खुद में बहुत ही अनोखा एक्सपीरियंस था, जो उसका जैकपॉट था। मगर अब वो भी चला गया। वैसे अभी गेम खत्म नहीं हुआ है, सिस्टम क्रैश हुआ है तो फिक्स भी हो सकता है। ठाकुर साहब की बात सुन समीर खुश हो गया और तपाक से आगे पूछ पड़ा, सच? मगर कैसे? आपकी बेगुनाही का टास्क पूरा करके। सिंपल। जैसे शेयर मार्केट की वैल्यू हर रोज ऊपर और नीचे होती है, हर दिन की परफॉर्मेंस के बेसिस पर, लेकिन उसकी कोई वैल्यू ना हो ऐसा कभी नहीं होता। तो बस चंदानी ग्रुप का वैल्यू फिर से हाई हो चुका है पहले की तरह, क्योंकि चंदानी ग्रुप ने अपने तरीके से इस मामले को फिक्स कर लिया है। ठीक वैसे ही आपको भी खुद से अपनी इमेज सही करनी होगी, क्योंकि आपके साथ जिसने ये सब किया है वो तो अभी भी फ्री है। मतलब आपने विशाल को कोई सजा नहीं दी?
क्योंकि कल्प्रिट तो वही है। वो इसीलिए क्योंकि वो आपका काम है। आपको जो डिवाइस दिया गया था उसका सेंसर आपसे कनेक्टेड है, और जब तक आपकी कोई मूवमेंट उसे महसूस नहीं होगी वो डिवाइस खुद सोया रहेगा और सिस्टम रीसेट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप विशाल से अपना रिवेंज ले लोगे वो खुद ही रिएक्टिव हो जाएगा और आप पहले की तरह सिस्टम को यूज कर पाएंगे। और डोंट वरी, आपके पहले के सारे टास्क का डेटा उसमें है, उसमें स्टोर्ड है। समीर को तो अभी तक इस बात का आइडिया ही नहीं था कि ये सिस्टम वाकई में इतना पावरफुल और एडवांस है, जो उसकी सोच से भी परे था। लेकिन उससे बड़ी प्रॉब्लम उसके लिए इस वक्त वापस करना था। हालांकि उसका खून तो खौल रहा था विशाल की इस घटिया हरकत के बारे में सोचकर, लेकिन वो फिलहाल अपना आपा नहीं खो सकता था। उसे ठंडे दिमाग से काम करना होगा। केटीवी की बातों को याद करते वक्त उसे विनोद की भी याद आ गई। उसने पहले ही समीर को अलर्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने उसकी बात नहीं सुनी और इतना सब कुछ हो गया। अब उसे सबसे पहले विनोद से बात करनी थी और पूरी बात जाननी थी। ठाकुर साहब, मेरा वो पुराना फोन कहाँ है? मुझे अपने दोस्त से बात करनी है। आपका पुराना फोन बिल्कुल सेफ है, लेकिन मैं आपको एक नया फोन दूंगा। आप उसे यूज करें अपने दोस्तों से बात करने के लिए, क्योंकि आप अपना नोकिया वाला फोन शायद कुछ खास कामों को अंजाम देने के लिए करते हैं, राइट? समीर को ठाकुर साहब की बातें सही लगी। नोकिया वाला फोन समीर अक्सर अंडरवर्ल्ड के कामों के लिए करता था, इसलिए उस नंबर को कॉलेज में बांटना ठीक नहीं था। और जब तक कि सिस्टम डिवाइस एक्टिवेट नहीं होता तब तक नया फोन इस्तेमाल करना ही ठीक रहेगा। वैसे भी बहुत हो गया सॉफ्ट समीर का खेल। अब उसे अपना असली रॉयल्टी वाला गेम खेलना ही पड़ेगा, वरना विशाल जैसे कमीने कभी नहीं सुधरेंगे। ठीक है ठाकुर साहब, मैं नया फोन ही इस्तेमाल करूंगा। वैसे भी अभी बहुत सारे काम करने हैं। वेल डन, ऑल द बेस्ट छोटे मालिक। आपका नया फोन बस 10 मिनट में आपके पास आ जाएगा। तब तक आप फ्रेश हो जाइए, क्योंकि आई एम श्योर कि आपको इसके बाद कहीं तो जाना होगा। ठाकुर साहब जानते थे कि समीर अब थोड़ा जोश में आ चुका है और अब वो अपने इस टास्क को अंजाम जरूर देगा। अपनी बात बोलकर वो समीर के कमरे से निकल गए और फिर समीर भी नहाने चला गया। फिर 10 मिनट बाद नाश्ते की ट्रे में हेल्दी नाश्ते के साथ ब्रांड न्यू आईफोन भी था। समीर ने बिना टाइम वेस्ट किए विनोद को फोन मिलाया। समीर, कहाँ था तू? तुझे पता है मैं कितना घबरा गया था वो सब न्यूज़ देखने के बाद। 3 दिन से तेरी कोई खबर नहीं मिली। मुझे लगा कहीं तू सदमे में आकर कहीं तू। तेरा भाई इतना कमजोर नहीं है कि किसी और की पापों की सूली चढ़ जाए। खैर, तू बता कैसा है? तू ठीक तो है? उस विशाल ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? और अनन्या, वो ठीक है? और केटीवी में वो लड़की, हाँ लतिका, उसकी कितनी बदनामी हुई होगी। भाई सब ठीक है, सबको पता चल गया कि वो वीडियो फेक था। मुझे पता नहीं था कि वो विशाल ऐसा कुछ करने वाला है। लेकिन उसे नहीं पता कि उसने किससे पंगा लिया है। उसे उसके किए की सजा मिलकर ही रहेगी, क्योंकि कर्मा किसी को नहीं छोड़ता। और उसका कर्मकांड तो अब मैं बनूंगा। सही कह रहे हो भाई, और अगर आपको अपना बदला लेना है तो आज बिल्कुल सही मौका है, क्योंकि आज विशाल अपनी गैंग और अपनी गर्लफ्रेंड जोया के साथ केटीवी में चिल कर रहा है। और तो और वहाँ यूनिवर्सिटी के भी बहुत बच्चे हैं। भाई इससे अच्छा मौका आपको फिर नहीं मिलेगा। जिस जगह आपकी बेइज्जती हुई थी, आज उसी जगह विशाल को सजा मिलेगी। क्या बोलते हो? समीर जानता था कि सिस्टम को रिएक्टिवेट करने के लिए उसे विशाल को सबक सिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि समीर का असली गोल चंदानी खानदान का वारिस बनना था, न कि इन 2 कौड़ी के विशाल जैसों के मुंह लगना। और आज उस गोल का रास्ता विशाल से ही होकर गुजर रहा था, क्योंकि उसकी गलती माफी के लायक तो बिल्कुल नहीं थी। जरूर मिलते हैं केटीवी में। जहां समीर चंदानी निकल पड़ा था अपने बदले के लिए केटीवी की तरफ, उसी जगह जहां उसे बदनाम करने की साजिश रची गई थी, आज उसी केटीवी में वक्त फिर से खुद को दोहरा रहा था। क्योंकि आज भी वहां उस दिन की तरह विशाल अपने गैंग और अपनी गर्लफ्रेंड जोया के साथ पार्टी कर रहे थे। बल्कि यूनिवर्सिटी के बहुत सारे बच्चे अक्सर केटीवी ही जाया करते थे हैंग आउट करने के लिए। हालांकि समीर का सनसनीखेज मामला तो अब सॉल्व हो चुका था, लेकिन विशाल को इस बात की खुशी थी कि उसके इस चाल की वजह से समीर कहीं किसी बिल में अपना मुंह छुपा कर बैठा होगा। थोड़ी बहुत ही सही उसकी बदनामी तो हुई, जिससे विशाल के कलेजे को काफी ठंडक पहुंच रही थी। वेटर, 10 मिनट पहले ऑर्डर दिया था, अभी तक नहीं आया। कहाँ मर गए सब? रिलैक्स बेबी, मुझे इतनी भी भूख नहीं लगी है। मैं तो यहाँ तुम्हारे साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने आई हूँ। यू नो ना, कॉलेज में अनन्या कैसा बिहेव करती है। जोया जितनी हॉट और पॉपुलर लड़की थी, कॉलेज में उतना ही ज्यादा ड्रामा क्वीन भी थी। वो विशाल के सामने मुंह बनाकर और आंखें गोल गोल घुमाकर अपना दुखड़ा गाए जा रही थी। विशाल उसके कंधों को सहला रहा था। उसे तो मजा ही आ रहा था, क्योंकि यही तो वो चाहता था, जोया को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना और समीर को नीचे दिखाना, वो भी बस कूल दिखने के लिए। ओह माय बेबी, तुम्हें पता है ना, इतना स्ट्रेस तुम्हारी ब्यूटी और हेल्थ के लिए सही नहीं है। मैं हूं ना, तो जस्ट चिल। वैसे अनन्या को मुझसे प्रॉब्लम क्या है?
प्रॉब्लम क्या है? अरे तुम भूल गए कि तुमने उसके सो कॉल्ड रूमर्ड बॉयफ्रेंड के साथ क्या किया था? मेरा मतलब ऑफ कोर्स तुमने तो उस टीचर की पोल खोली थी, लेकिन अनन्या को लगता है कि तुमने जानबूझकर उससे बदला लेने के लिए उसे इतना परेशान किया। मैंने तो उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसे तो इश्क का भूत चढ़ा हुआ था। तो अब कोई क्या कर सकता है? जोया नॉनस्टॉप बोले ही जा रही थी, लेकिन विशाल अंदर ही अंदर जानता था कि अनन्या सही थी। आखिर समीर से बदला लेने के लिए ही तो उसने ये सब किया था, लेकिन उसे इस बात का कोई गिल्ट नहीं था। वो बस ये नहीं चाहता था कि वो कैंटीन के ब्रेड बटर पर पलने वाला गरीब समीर रातों रात अमीर बनकर अपना रौब झाड़े। इसलिए उस दिन विशाल ने केटीवी की रिसेप्शनिस्ट राइमा को पैसे देकर समीर को लतिका के साथ फंसवाया था। उसने जानबूझकर समीर के कपड़ों पर बियर उड़ेल दी थी, और फिर जब लतिका उसे वॉशरूम की तरफ ले गई तो उसने उनका एक वीडियो बनाया और एआई की मदद से ऐसा एडिट किया जैसे समीर लतिका को मोलेस्ट कर रहा था, और बस हो गया धमाका। विशाल, हेलो हेलो, कहाँ खो गए? तुम सुन भी रहे हो? हमारा ऑर्डर आ गया। हाँ बेबी, आज तुम्हें मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा। चलो मुंह खोलो। विशाल ने इन सब बातों से अपना ध्यान हटाया और जोया के साथ कोजी होने लगा। वो दोनों अपनी गुटरगू में बिजी ही थे कि तभी मेरे घर में आग लगाकर यहाँ पार्टी चल रही है। आज मैं सबका हिसाब करूंगा। बंद करो म्यूजिक। विशाल जोया के साथ एक ग्लास बूथ के अंदर बैठा था, थोड़ी प्राइवेसी के लिए, मगर उस बूथ का डोर ओपन था और उस बूथ के बाहर वाले काउच पर बैठे थे विशाल के दोस्त अमन, नितिन और कुछ और चमचे। वो लोग अपनी हंसी मजाक में लगे थे, लेकिन जब उन्होंने ये भयानक आवाज सुनी तो एकदम से चौंक गए। अमन को गुस्सा आ गया और तिलमिला उठा और वो गुर्राते हुए बोला, अरे बुड्ढे, कौन है तू? और तेरी इतनी हिम्मत कि यहाँ आके हमारी पार्टी खराब कर रहा है? लेकिन इससे पहले कि अमन और ज्यादा हेकड़ी दिखाता, उसके गाल पर एक कसकर तमाचा पड़ा और उसका गाल तुरंत ही लाल होकर सूज गया। वो एकदम सुन्न हो गया और उसके दोस्त भी ये रंग देखकर दंग रह गए। दोस्त क्या, कैफे में बैठे सारे लोगों का ध्यान उधर चला गया, विशाल और जोया का भी। कल का लड़का मुझे आकर औकात दिखाएगा। तुझे पता भी है कि मैं कौन हूँ? यहीं खड़े खड़े तुम्हें खरीद सकता हूँ। उस बुढ़े आदमी की आवाज में दम भी था और कॉन्फिडेंस भी। वो कोई मामूली आदमी तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। अमन तो उस तमाचे के बाद चुप ही हो गया, तो नितिन ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, कौन हो तुम? सब यही सोचने लगे कि आखिर ये बुढ़ा है कौन। विशाल भी सोचने लगा कि आखिर ये यहाँ आया क्यों है और ये किसको सबक सिखाने की बात कर रहा है, क्योंकि खड़ा तो वो उनके बूथ के बाहर ही था। शक्ल से तो याद नहीं आ रहा था कि ये कौन है। जब विशाल से रहा नहीं गया तो वो बूथ से बाहर चला गया और उस आदमी से पूछा कि वो कौन है। तब उस बुढ़े आदमी ने अपनी नजर चारों ओर घुमाई और फिर थोड़ी देर की खामोशी के बाद चौड़ में बोला, पहले तो तुम लोग मुझे ये बताओ कि यहाँ विशाल कौन है? विशाल? अपना नाम सुनते ही विशाल की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने देखा कि वो बूढ़ा आदमी अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ कम से कम 25 बॉडीगार्ड थे, और उस बूढ़े आदमी को देखकर ही लग रहा था कि वो आज उसका खून पीने आया था। लेकिन क्यों? मैंने पूछा कौन है विशाल? मैं हूँ विशाल। विशाल ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और बोला कि वो ही विशाल है। फिर बूढ़े आदमी ने विशाल को ऊपर से नीचे तक गुस्से से घूरा। अच्छा, तो तुम हो विशाल जिसने मेरे बेटे को धमकाने की कोशिश की थी? हाँ? क्या? जब विशाल ने उस बूढ़े आदमी की बात सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका बेटा? फिर उसने थोड़ा सोचने के बाद अपने दिमाग पे जोर देते हुए कहा, क्या आप? हाँ, मैं अजीत रायचंद हूँ, रायचंद ग्रुप का मालिक, और विक्रम रायचंद उर्फ विकी का बाप, जिसे तुमने धमकाने की हिम्मत की। लगता है तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। विशाल तो सोच में पड़ गया कि अभी तक सब ठीक चल रहा था, फिर अचानक से नया विलन कहानी में कैसे आ गया। एक तो उसने उस विकी को धमकाया भी नहीं, बस जोया को इम्प्रेस करने के चक्कर में समीर की मुसीबत अपने गले में ले ली। अब तो वो बहुत बुरा फंसा था। अब तो अजीत रायचंद उसे कच्चा चबाने वाला था। लेकिन तभी जोया भी वहाँ आ धमकी और अजीत रायचंद को खरी खोटी सुनाने लगी। अच्छा, तो जैसा बाप वैसा बेटा। बेटा लड़कियों को छेड़ता है, बाप उसकी गंदी हरकत पर पर्दा डालता है। देखिए मिस्टर रायचंद, आप विशाल से ऐसे बात नहीं कर सकते। उसने बिल्कुल ठीक किया। आपका बेटा यही डिजर्व करता है, समझे आप? जोया तोते की तरह पट पट बोले जा रही थी और विशाल मन ही मन उसे चुप होने को बोल रहा था। अरे बस मेरी माँ, चुप हो जा, चुप हो जाओ, और रामचंद मेरा खून कर देगा। उफ, ये लड़की मुझे मरवा कर ही मानेगी। विशाल मेरा बॉयफ्रेंड है और आपके उस लूजर बेटे ने मुझे छेड़ने की कोशिश की थी, तो बस विशाल ने वही किया जो एक अच्छे इंसान को करना चाहिए। उसने उसकी औकात दिखाई, इसीलिए मुझे अपने बॉयफ्रेंड पर प्राउड है। एक तरफ विशाल की हालत खराब हो रही थी और दूसरी तरफ जोया से अपनी तारीफ सुन वो फूला नहीं समा रहा था। वो फंस चुका था कि आखिर वो करे तो क्या करे। लेकिन अब अजीत रायचंद का पेशेंस जवाब दे चुका था। उसने फिर से अपना गुस्सा दिखाते हुए कहा, बस, बहुत बकवास हो गई लड़की। तो तुम ही हो फसाद की जड़। तुम्हारी वजह से मुझे लंदन से यहाँ आना पड़ा। लगता है तुम्हें भी सबक सिखाना पड़ेगा।
गार्ड्स, पकड़ लो इन दोनों को। नहीं, खबरदार अगर किसी ने जोया को हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मिस्टर रामचंद, आपको जो भी बोलना है मुझसे बोलिए। रायचंद अब आग बबूला हो गया था। उसने विशाल का कॉलर पकड़ा और धमकाते हुए बोला, बहुत हीरो बनने का शौक है ना तुझे? अभी तेरी सारी हीरोगिरी बाहर निकालता हूँ। फिर अजीत रायचंद ने अपने बॉडीगार्ड्स को हुक्म देते हुए कहा, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? इसे इतना मारो कि जब तक इसकी सारी हेकड़ी ना निकल जाए। इसके खौफ में मेरा बेटा विक्की घर से बाहर नहीं निकल रहा, तो आज इसे भी मेरे खौफ का अंदाजा हो जाना चाहिए, फिर चाहे इसकी जान ही क्यों न चली जाए। मारो इसे। बॉस का ऑर्डर सुनते ही सारे बॉडीगार्ड विशाल पर पागल कुत्तों की तरह टूट पड़े और लात घूंसों से उसकी पिटाई करने लगे। और वहाँ मौजूद बाकी सब विशाल को पीटते हुए देख रहे थे, लेकिन डर के मारे किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई आगे आकर उसे बचा ले। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो उसे, वो मर जाएगा। प्लीज कोई बचाओ, विशाल की हेल्प करो। जोया से विशाल की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। वो बार बार उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि विशाल को छोड़ दे, लेकिन उनके कानों में जूं तक नहीं रेंगी और न ही केटीवी में मौजूद कोई भी शख्स आगे बढ़ा। ऐसा है, मैं पुलिस को बुला रही हूँ, ये क्राइम है। लेकिन जैसे ही जोया ने पुलिस को कॉल करने के लिए अपना फोन निकाला, अजीत रायचंद ने अपनी पॉकेट से गन निकाली और विशाल की कनपट्टी पर रख दी। विशाल की तो अब डर के मारे पैंट गीली होने लगी थी। उसे लगा जान बचाने का अब एक ही तरीका है, सच बोल देना। अगर पुलिस को कॉल भी किया तो तेरे बॉयफ्रेंड का भेजा फ्राई होने में 1 सेकंड नहीं लगेगा। फिर एक भी सेकंड गवाए बिना विशाल गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे मत मारो प्लीज, मैं निर्दोष हूँ। आपके बेटे को मैंने नहीं धमकाया था, बल्कि उस समीर ने धमकाया था। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, सब उस समीर ने किया है। विशाल के इस खुलासे के बाद थोड़ी देर केटीवी में खामोशी छा गई। वहाँ मौजूद सारे लोग अपना अपना दिमाग लगाने लगे कि आखिर ये माजरा है क्या। विशाल को लगा कि अब शायद उसकी जान बच जाएगी, लेकिन यहाँ तो सीन कुछ और ही नजर आ रहा था। एक बात बता लड़के, मुझे क्या पागल समझा तूने? मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं तुम्हारी बचकानी हरकतों के लिए। मैं बहुत अच्छी तरह से समझ रहा हूँ कि तुम ये सब खुद को बचाने के लिए बोल रहे हो और किसी और को फंसा रहे हो, लेकिन मेरे सामने ये सब चालाकी नहीं चलेगी। अजीत रायचंद की बातों से ये एकदम साफ था कि वो विशाल की बात को सीरियसली नहीं ले रहे थे, इसलिए अभी तक उनकी बंदूक विशाल की कनपटी पर ही थी। विशाल ने सोचा कि चाहे जो भी अब इज्जत का फलूदा बने या फिर रायता, उसे खुद को बचाना ही था। वो फिर से गिड़गिड़ाने लगा, रामचंद जी, मैं अपनी माँ की कसम खाकर बोलता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ उस समीर ने किया था। मैंने तो बस अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए झूठ बोला था। क्या विशाल, क्या कहा तुमने? तुमने मुझसे झूठ बोला? मुझे इम्प्रेस करने के लिए तुमने इतना बड़ा झूठ बोला मुझसे? मक्कार। सही कह दी थी अनन्या, मैं कभी तुम्हें माफ नहीं करूंगी। आई हेट यू लूजर। विशाल ने अपनी जान बचाने के लिए जैसे ही अपनी पोल खोली, जोया पिनक गई और गुस्से में तिल मिलाकर विशाल को खूब खरी खोटी सुनाई। जोया, जोया, रुक जाओ जोया। मैं मानता हूँ कि मैंने झूठ बोला, लेकिन मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। प्लीज जोया। प्यार? माय फॉट। मैं अभी और इसी वक्त तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। विशाल और जोया की इस तू मैमे को देखकर अजीत रायचंद का पारा और ज्यादा चढ़ गया और फिर उन्होंने अपनी गन से अपना सर खुजलाते हुए अपने आदमियों को फिर से सख्त आवाज में ऑर्डर दिया। बहुत हो गया इन दोनों का नाटक। गार्ड्स, ये लड़का ऑलरेडी मेरा बहुत टाइम खराब कर चुका है और मैं बोर भी हो रहा हूँ। एक काम करो, इसे खत्म कर दो, मगर पहले अच्छे से टॉर्चर करना। मुझे अब थोड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए। जी बॉस, समझिए, काम हो गया। और फिर रायचंद के मुस्टंडे बॉडीगार्ड्स कुछ हथियार लेकर आगे बढ़े और विशाल को फिर से पीटने लगे। विशाल दर्द से कराहने लगा, लेकिन कोई उसकी मदद करने आगे नहीं आया और जोया भी पैर पटक कर वहाँ से चली गई। मुझे मत मारो। विशाल को मार खाते खाते इतना समझ आ गया था कि वो ना तो घर का रहा और ना ही घाट का, और शायद ये उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। शायद ये उसका कर्म ही था जो लौट कर आया था। उसने जो समीर के साथ किया वो अब उसे सूद समेत मिल रहा था, लेकिन केटीवी की दूसरी तरफ काले शीशे के पीछे से समीर ये सब कुछ देख रहा था। उसके साथ विनोद भी खड़ा था। देख रहे हो समीर, बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। अब अकल ठिकाने आएगी इस विशाल की। लेकिन समीर को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। वो जानता था कि विशाल एक नंबर का कमीना था और उससे बदला लेने के लिए समीर ने अजीत रायचंद को अननोन नंबर से विशाल की टिप दी थी, ताकि जिस चीज का वो क्रेडिट ले रहा था उसका खामियाजा भी भरे। भले ही विशाल और समीर की आपस में ना पटती हो, लेकिन समीर ये भी नहीं चाहता था कि वो मार खाते खाते मर जाए, वो भी कैसे काम के लिए जो उसने किया ही नहीं था। रायचंद के लोग विशाल को जबरदस्त टॉर्चर कर रहे थे और अब तो उन्होंने चाकू निकाल लिया था उसे मारने के लिए। अगर विशाल आज मर जाता तो समीर खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। प्लीज
मुझे मत मारो। मैं आपसे अपनी जान की भीख मांगता हूँ। विशाल एक बार फिर अपनी जान बचाने के लिए गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन अजीत रायचंद के कानों में जूं तक नहीं रेंगी और उसने सिगरेट का कश मारते हुए कहा, ये बात तुम्हें हीरो बनने से पहले सोचनी चाहिए थी लड़के। तुमने मेरे बेटे को डराने धमकाने की कोशिश की, अजीत रायचंद के बेटे को, और अब चाकू की नोक अपने गर्दन की ओर देखकर अपनी जान याद आ गई। बहुत देर हो गई है, मार दो इसे। और सभी वो आदमी लोग एक बड़ी सी चमकदार और धार वाली चाकू विशाल की गर्दन पर लहराने लगे। और तभी रुको, छोड़ दो उसे। रायचंद के आदमी विशाल के सीने में छुरा भोंकने ही वाले थे कि तभी एक सॉलिड आवाज पीछे से आई और उसके हाथ रुक गए। विशाल ने तो डर से अपनी आंखें बंद ही कर ली और अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उस आदमी ने मानो एकदम से उसके अंदर जान की एक उम्मीद फूंक दी हो। अब कौन आ गया डिस्टर्ब करने के लिए? अच्छा खासा गेम चल रहा था, ये छुरा इस चूजे के सीने के आर पार होने ही वाला था कि पता नहीं ये साला मनहूस कौन आ गया। वो गुंडे विशाल से ध्यान हटाकर अब उस अननोन आवाज की तरफ मुड़ गए, लेकिन कुछ गुंडों ने अभी भी विशाल को पकड़ रखा था ताकि वो भाग न जाए। अजीत रायचंद चुपचाप बैठकर ये नया तमाशा देख रहा था। फिर एक गुंडा उस आदमी के पास गया और दांत पीसते हुए बोला, कौन है बे तू? इस चूजे का बाप है जो इसे बचाने आया है? जब उस गुंडे ने उस आए आदमी को ऊपर से नीचे तक घूरा और उसे जानने की कोशिश कर रहा था, तभी बाहर तैनात एक और गार्ड पीछे पीछे आया और बोला, अरे लगन जी, आप ऐसे अंदर नहीं आ सकते। लूम्बा सुनते ही सबके कान थोड़े खड़े हो गए, क्योंकि ये नाम सुना सुना सा था। फिर उस आदमी को गुस्सा आ गया और उसने टनटनाते हुए कहा, मेरा नाम लगन पटेल है, लोग मुझे दिल्ली का रोड माफिया कहते हैं, और तुम मुझे सिखाओगे कि मैं अंदर जाऊं या नहीं है? चुटकियों में तुम सबकी बैंड बजा दूंगा मैं, हाँ, और ये तुम्हारा केटीवी भी बंद करवा दूंगा। लगन पटेल दिल्ली के रोड माफिया के नाम से मशहूर था, क्योंकि उसकी गाड़ियों का बिजनेस था और 2 नंबर का धंधा भी। वो इलीगल रेस भी करवाता था और सड़क पर रहने वाले गरीब लोगों की मदद भी करता था। मगर असली बात यहाँ ये थी कि वो यहाँ क्या कर रहा था। थोड़ी देर पहले समीर ने अपने मोबाइल से किसी को मैसेज किया था और फिर थोड़ी देर बाद ये बंदा केटीवी पहुँच गया। असल में ये बंदा समीर के लिए भी काम करता था और उसके अंडरवर्ल्ड के कॉन्टैक्ट्स में से एक था, और वो यहाँ समीर की मदद करने आया था क्योंकि समीर अपनी एंट्री करने ही वाला था। फिर लगन पटेल ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, मैं यहाँ ये बताने आया हूँ कि ये लड़का नहीं मर सकता, तो इसलिए बेहतर होगा कि उसे छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे बेटे को धमकाने वाला ये नहीं, समीर चंदानी है। ये तो हद से ज्यादा घमंड है इस आदमी में। लगन पटेल अब खुलकर अजीत रायचंद को चैलेंज दे रहा था। ये लड़ाई अब टशन में बदलने वाली थी। अजीत रायचंद का चेहरा गुस्से से काला, फिर लाल और फिर सफेद हो गया। आखिरकार वो काउच से उठा और दांत पीसते हुए कहा, ओए रोड माफिया, माना कि तू दमदार है, लेकिन ये मेरा मामला है, और अमीर चंदानी ये नाम तो सुना लग रहा है। कहीं तुम चंदानी ग्रुप के उस नए वारिस के बारे में तो बात नहीं कर रहे हो जिसकी खबर मीडिया में आई थी? अजीत रायचंद भले ही पैसे वाला हो, लेकिन चंदानी ग्रुप के सामने थोड़ा फीका था, इसलिए वो उनसे जुड़े किसी भी इंसान के साथ पंगा नहीं ले सकता था। और समीर चंदानी तो उनके खानदान का चिराग था। अगर उसके दादाजी को कानो कान खबर हो गई तो बिजनेस पर बुरा असर पड़ सकता था, और शायद बच्चों की लड़ाई के लिए चंदानीज ने दुश्मनी मोल लेना कोई समझदारी नहीं थी। लेकिन अपने बेटे के लिए उसे ये खेल तो खेलना ही था, वरना उसकी थोड़ी बहुत बेइज्जती तो होती ही। उसने थोड़ा सोचा और मुस्कुराते हुए पूछा, तो मतलब जब तक वो लड़का मरे नहीं तब तक सब ठीक है? उसने सोचा कि जब विशाल एक मोहरा बन ही चुका था तो थोड़ी देर और उसे इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं था। उसकी इज्जत भी बच जाती और बात भी रह जाती, बस शर्त इतनी कि उसकी जान बच जाए। रायचंद के सवाल करने पर रोड माफिया लगन पटेल ने पीछे भीड़ में खड़े समीर चंदानी की तरफ देखा। जब समीर ने हल्का सर हिलाया तो पटेल समझ गया कि उसे क्या करना है। ठीक है, मगर वो मरना नहीं चाहिए। इतना सुनते ही रायचंद ने अपने आदमियों को इशारा किया और बॉस का ऑर्डर मिलते ही उन आदमियों ने विशाल की टांग पर जोरदार लात मारी। विशाल दर्द से तड़प उठा, उसके घुटने झुक गए और वो जमीन पर गिर पड़ा, जैसे कि उसकी एक टांग तो गई काम से। और तभी समीर का डिवाइस खुद ही एक्टिवेट हो गया। हेलो डियर होस्ट समीर चंदानी, कांग्रेचुलेशंस, आपका क्वांटम वेल्थ सिस्टम रीएक्टिवेट हो चुका है। सिस्टम में अब कोई भी मैल फंक्शन नहीं है। अब आप फिर से अपने पेंडिंग टास्क पूरे कर सकते हैं और रिवॉर्ड्स जीत सकते हैं। ऑल द बेस्ट। Welcome back, system. I missed you so much. विशाल से बदला लेने के बाद मानो समीर का कमबैक फाइनली हो गया था, क्योंकि चंदानी फैमिली से मिला क्वांटम वेल्थ सिस्टम, जो कुछ दिनों पहले समीर की एक गलती की वजह से क्रैश हो चुकी थी, अब वो खुशी खुशी रिएक्टिवेट हो गई थी।
अब समीर बिल्कुल पहले की तरह सिस्टम को इस्तेमाल करके अपने पेंडिंग टास्क पूरे कर सकता था और अपनी पावर्स भी बढ़ा सकता था। इसलिए समीर अब खुश था। लेकिन विशाल को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि उसकी हालत तो गली मोहल्ले के कुत्ते से भी बुरी थी। रायचंद के गुंडों ने मार मार कर उसकी एक टांग लगभग तोड़ ही दी थी। हाय मेरा पैर, सालों ने मार मार कर अधमरा कर डाला। विनोद और समीर दूर खड़े होकर ये तमाशा देख रहे थे। तभी विनोद विशाल पर तरस खाते हुए बोला, ओहो, बेचारा विशाल, इसने तो सोचा भी नहीं होगा कि जिस जगह वो तुम्हारे लिए गड्ढा खोदने चला था, एक दिन वो खुद ही उस गड्ढे में गिर जाएगा। वैसे जैसी करनी वैसी भरनी। लो अब भुगतो। लेकिन समीर को अंदर से थोड़ा तो बुरा लग रहा था, क्योंकि वो जानता था कि विशाल ये सब बचपने में कर रहा था। एक कॉलेज में पढ़ने वाले टीनेजर से कोई क्या ही उम्मीद रख सकता है कि वो समझदारी से काम लेगा। ऊपर से अमीर बाप की बिगड़ैल औलाद, दोस्त यारा भी वैसे ही थे उसके। न जाने समीर ने उसे कितने मौके दिए थे सुधरने के, लेकिन आखिरी बार उसने जो किया वो माफी के लायक नहीं बल्कि सबक सिखाने लायक ही था। इसलिए जो हुआ वो जरूरी था। फिर समीर ने अपना मोबाइल निकाला और चुपचाप रोड माफिया लगन पटेल को एक मैसेज किया। अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो तुम सब? यहाँ कोई टीवी का डेली सोप चल रहा है जो तुम लोग इतने मजे से देख रहे हो? इंसानियत है कि नहीं? दिखता नहीं है कि ये लड़का यहाँ अधमरा पड़ा है? चलो फटाफट एम्बुलेंस बुलाओ, इन्हें हॉस्पिटल भेजो इलाज के लिए, और बाकी लोग भीड़ हटाओ यहाँ से। समीर ने रोड माफिया को मैसेज करके एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहा था। रायचंद और उसके गुंडे तो अपना काम करके पहले ही वहाँ से निकल गए थे, इसलिए वहाँ भीड़ रखने का कोई मतलब नहीं था। थोड़ी देर में वहाँ एम्बुलेंस आई और विशाल को उठाकर ले जाने लगी। बाकी लोग भी धीरे धीरे वहाँ से निकल गए और केटीवी खाली होने लगा। अरे आराम से, ये तो पूरी बॉडी की बैंड बजा दी सालों ने। एक तो जिम जा जाकर ये बॉडी बनाई, क्या फायदा हुआ? ऊपर से जोया भी मुझे छोड़कर चली गई। वो कमीने मेरे दोस्त, साले धोखेबाज। देख लूंगा, सबको देख लूंगा। मम्मी मर गया मैं। विशाल को अब समझ आ गया था कि बुरे का नतीजा बुरा ही होता है, लेकिन इसकी गारंटी देना मुश्किल था। काम हो गया भाई, अब मैं निकलता हूँ। जरूरत पड़े तो याद करना, तुम्हारे बहुत एहसान है मुझ पर। रोड माफिया ने काम खत्म करके समीर को मैसेज कर इन्फॉर्म कर दिया और फिर इशारे से बाय बोलकर वहाँ से निकल गया। ये काम तो निपट गया। समीर भाई तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। थोड़ी देर में? अब यहाँ क्या काम है तुम्हारा? हाँ, एक काम अभी बाकी है। एक काम करो, तुम यूनिवर्सिटी के पीछे वाले अड्डे पर मेरा वेट करो, मैं आधे घंटे में वहाँ पहुँचता हूँ। ठीक है, मगर जल्दी आना, बात जरूरी है। समीर ने सर हिलाकर विनोद को हाँ में जवाब दिया और फिर विनोद केटीवी से निकल गया। समीर के बताए हुए अड्डे की तरफ चला गया। विनोद के जाते ही समीर ने अपने बाल और शर्ट को ठीक किया और चुपचाप सबकी नजरों से बचते हुए केटीवी के रिसेप्शन एरिया की तरफ बढ़ गया। लतिका मैडम। रिसेप्शन पर मौजूद सारी लड़कियां समीर को पहचान गई थी, क्योंकि वो उस फेक स्कैंडल के लिए टीवी पर काफी वायरल हो चुका था, मगर उसकी शक्ल उस वीडियो में पूरी साफ नहीं थी। केटीवी की लड़कियों ने तो उन्हें सामने से देखा था, इसलिए वो फट से उसे पहचान गई। जैसे ही समीर ने लतिका का नाम लिया, उसने मुड़ के देखा और चौंक गई। कॉफी मिलेगी? क्या तुम? और कॉफी? अरे रिलैक्स गर्ल्स। और लतिका जी, आपको कॉफी मशीन से कॉफी निकालते देखा तो मेरा भी पीने का मन कर गया। वो क्या है ना, आप कॉफी पियेंगी और मैं आपकी शक्ल देखूंगा तो फिर बातचीत में मन नहीं लगेगा। बातचीत? एक मिनट, तुम मुझसे यहाँ बात करने आए हो? देखो चले जाओ यहाँ से। वैसे ही बहुत हंगामा हो चुका है, किसी तरह मैं अपनी नौकरी बचा पाई हूँ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। लतिका, मैं समझता हूँ कि तुम कैसा फील कर रही हो। देखो तुम्हारी नाराजगी जायज है, प्लीज एक मौका दे दो, मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। लतिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो समीर की बातों का क्या जवाब दे, क्योंकि जो भी हुआ वो एक एक्सीडेंट और साजिश थी। लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा नुकसान तो उसका ही हुआ था। अब वो समीर के साथ दिखकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। फिर उसने वहाँ मौजूद अपने फ्रेंड्स को देखा तो उन्होंने इशारे से लतिका को समीर की बात मान लेने को कहा। ठीक है, मगर सिर्फ 5 मिनट। लतिका ने समीर के लिए भी एक कप कॉफी निकाली और फिर उसके साथ रिसेप्शन के सामने काउच पर बैठ गई। कहो, अब कहो क्या कहना चाहती? लतिका, सबसे पहले तो उस दिन जो भी हुआ उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, और साथ ही थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने ही मुझे बचाया भी था। सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मेरा क्लासमेट विशाल ऐसा कुछ करेगा, इस हद तक गिर जाएगा। शायद मैंने ही उसे कम समझ लिया था। लेकिन उसने ऐसा किया क्यों? जलन और नादानी। वो कहते हैं ना, जवानी का जोश, शायद वही। देखो, जलन का शिकार खुद ही बन गया। ये आजकल के टीनेजर्स पता नहीं क्यों इतनी गंदी मेंटलिटी क्यों रखते हैं। I mean, मतलब छोटी सी बात का बदला लेने के लिए इस हद तक गिर जाते हैं कि उन्हें किसी की इज्जत तक की परवाह नहीं होती। मुझे तो सोच कर भी बुरा लगता है और गुस्सा भी आता है।
पैसा इंसान से कुछ भी करवाता है। सही कहा, तभी तो वो राइमा भी फिसल गई। तुम्हें पता है इस साजिश में वो भी मिली हुई थी, इसीलिए तो उसने जानबूझकर वो बियर तुम्हारे कपड़ों पर उड़ेल दिया था। फिर जब मैं तुम्हें वॉशरूम की तरफ लेकर गई तो उसने वो वीडियो बना लिया, और फिर ये सब। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि राइमा ऐसी निकलेगी। समीर को अभी तक बस ये पता था कि इस स्कैंडल के पीछे विशाल का हाथ था। वो वीडियो फेक थी और सारा मैटर चंदानीज ने ऑलरेडी हैंडल कर दिया था, लेकिन वो लड़की राइमा भी विशाल से मिली हुई थी, ये नहीं पता था उसे। मुझे नहीं पता था इसके बारे में। वैसे अब वो लड़की कहाँ है? उसकी सच्चाई सामने आई तो उसे यहाँ के मैनेजर ने नौकरी से ही निकाल दिया। वैसे जाने को तो मेरी जॉब भी चली जाती, मगर बहुत हाथ पैर जोड़ने के बाद उन्होंने मुझे एक और मौका दे दिया, और ये सब तुम्हारी हेल्प करने का नतीजा था मिस्टर समीर चंदानी। देखो, मैंने बहुत मेहनत करके थोड़ा बहुत फेम कमाया था, इसीलिए लोग मुझे थोड़ा आसानी से नौकरी दे देते हैं अपनी पब्लिसिटी के लिए, मगर मैं ये जॉब अपना घर चलाने के लिए करती हूँ, क्योंकि मेरी माँ मुझ पर डिपेंडेंट है। तो प्लीज बेहतर होगा कि अब तुम मुझसे मिलने कभी मत आना। मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह सहमत हूँ लतिका। अगर आज मैं तुमसे माफी नहीं मांगता तो मैं जिंदगी भर गिल्ट में जीता। आई होप कि तुम मुझे माफ कर दोगी। कभी भी तुम्हें अगर मेरी हेल्प की जरूरत हो तो प्लीज मुझे बताना, मुझे बहुत खुशी होगी। चलता हूँ। लतिका से सॉरी और थैंक यू बोलने के बाद समीर केटीवी से निकल गया। उसे धीरे धीरे अपनी सारी गलतियां सुधारनी थी। अब वो समझ चुका था कि अब वो पहले वाला समीर नहीं रहा जिसे कोई नहीं जानता था, और उसके किसी भी काम का कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं होगा। अब वो समीर चंदानी था जो चाहे या ना चाहे उसे अपना हर कदम फूक फूक कर रखना होगा, तभी वो पूरी तरह से चंदानी एम्पायर का वारिस बन सकता था। बिना अग्नि परीक्षा दिए ना तो उसे पहले कुछ हासिल हुआ था, ना ही आगे होगा। 5 लाख 5 लाख रुपए मेरे अकाउंट में? ये कहाँ से आए और किसने भेजे? 1 मिनट, साथ में एक मैसेज भी लिखा है नीचे। ये रकम तुम्हारी माँ के इलाज के लिए, इससे मेरा माफी मांगने का तरीका समझना। तो इसका मतलब ये रकम समीर चंदानी ने भेजा है, मगर उसे मेरा अकाउंट नंबर कैसे मिला, और माँ की बीमारी का पता कैसे चला? समीर ने रिसेप्शन में मौजूद बाकी लड़कियों से लतिका की फैमिली हिस्ट्री और अकाउंट नंबर निकाल लिया था, तो पता चला कि उसकी माँ का किसी बड़े हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, जिसके लिए उसे 5 लाख की जरूरत थी। ये ट्रांजैक्शन करते ही सिस्टम ने समीर को एक मैसेज दिया। डियर होस्ट, कांग्रेचुलेशंस, आपके इस चैरिटेबल ट्रांजैक्शन से सिस्टम है अब आपको मिलता है एक स्पेशल रिवॉर्ड। आपने अनलॉक किया है म्यूजिक किल। अब आप अपनी मर्जी का कोई भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकते हैं। एंजॉय। थैंक यू सिस्टम। पता है, मैं तो बचपन से गिटार बजाना चाहता था। फाइनली अब मैं कॉलेज में गिटार बजाकर लड़कियों को इम्प्रेस कर सकता हूँ। सुना है लड़कियों को गिटार वाले लड़के बहुत पसंद आते हैं। फिर समीर ने अपने हाथ में उस सिक्के को एक झलक देखा और वापस पॉकेट में रख लिया और चल पड़ा अपने अगले पड़ाव पर। क्या समीर समझ चुका था कि सिस्टम के इस खेल को कैसे स्मार्टली खेलकर बनना है समीर चंदानी? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। बे यार, कहाँ रह गए थे तुम? आधा घंटा बोलकर 1 घंटा लगा दिया। केटीवी का लाउंज क्या तुम ही साफ करने लगे थे? अबे यार। अरे बस मुंह से निकल गया। सॉरी समीर भाई। अरे चिल, मैं तो बस मजाक कर रहा था। वैसे सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, देर तो वाकई में हो गई यार। अरे कोई बात नहीं, चलो अंदर बैठते हैं। केटीवी से आते आते समीर को लगभग 1 घंटा लग गया था। जब विनोद ने पूछा कि लेट क्यों हुआ, तो समीर ने बस मजाक करते हुए बात घुमा दी थी, क्योंकि वो लतिका की बात उससे नहीं बताना चाहता था। और वैसे भी विनोद एक अच्छा लड़का था, मगर समीर का जिगरी नहीं था, लेकिन एक वो ही था जिसने समीर के लिए स्टैंड लिया था और मदद भी की थी। इसलिए समीर उस पर अब थोड़ा भरोसा करने लगा था। दोनों फिर बार के अंदर गए और कोने वाले सोफे पर जाकर बैठ गए। अंदर थोड़ी दूर में पार्टी म्यूजिक चल रहा था। तो अब बताओ क्या बात करनी थी? आपके लिए क्या मंगाऊं? ड्रिंक्स? कुछ नहीं, तुम्हें इतना फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी बात बताओ। विनोद और समीर अब सोफे पर आराम से बैठ गए। समीर अब विनोद की बात सुनने का इंतजार कर रहा था। उस दिन केटीवी में सब कुछ इतना अचानक हुआ कि कुछ पता ही नहीं चला, और मेरा भी मूड खराब था, तो मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं। लेकिन जब बात ध्यान में आई तो मैंने सोचा कि उस दिन तो मैंने बिल पे नहीं किया था, तो फिर किसने किया? और मैं तुमसे इस बारे में पूछने ही वाला था, तभी वो स्कैंडल हो गया। तो फिर अब तुम ये जानना चाहते हो कि उस दिन तुम्हारा बिल किसने पे किया था? किसी ने नहीं, बल्कि तुमने। विनोद की इस हड़बड़ी को देख समीर सोचने लगा कि उसे सच बताना चाहिए या नहीं, कहीं वो बुरा न मान जाए। लेकिन फिर हाँ, मैंने ही तुम्हारा बिल पे किया था, और आज उस रोड माफिया को भी मैंने ही बुलाया था। क्या? उस पटेल को तुमने बुलाया था? और मेरा बिल?
मुझे पता था मुझे, मगर क्यों समीर? और अब क्या छुपा रहे हो? ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही, क्योंकि ये जरूरी था। समीर ने विनोद को विशाल पे रायचंद को दिए हुए झूठे टिप की बात नहीं बताई, क्योंकि वो जरूरी नहीं था, वरना गड़े मुर्दे उखाड़ने पड़ते। समीर भाई एक बात पूछूं, क्या आप सच में अमीर? अमीर? हाँ, अमीर तो मैं रातों रात ही बन गया था। मैं तो ब्रेड बटर पे पलने वाला था, लेकिन रातों रात शहर के सबसे अमीर आदमी ने मुझे अपना पोता घोषित कर दिया, तो बस बन गया मैं अमीर। अगर तुम ये जानना चाहते हो कि मैं सच में समीर चंदानी हूं या नहीं, तो इसका जवाब है हाँ, मैं ही समीर चंदानी हूं। तभी तो ये स्कैंडल इतनी जल्दी सॉल्व हो गया, वरना उस फर्जी मोलेस्टेशन के केस में जेल की हवा खा रहा होता। गरीब के लिए इंसाफ की दिल्ली तो आज भी दूरी है विनोद। बात तो सही है। तभी तुम उस दिन वो स्विस ब्लैक कार्ड और उस दिन वो मेरा बिल, अब समझ में आ रहा है सब। और देखो, मैं खुद को तुम्हारे सामने अमीर समझ रहा था, असल में अपनी तो कोई औकात ही नहीं है। हालांकि विनोद मन ही मन ये जानकर खुश था कि वो समीर चंदानी जैसे अमीरजादे का दोस्त है अब। मगर विनोद की गोलमोल बातें सुनकर समीर इतना तो समझ गया था कि विनोद पैसे के चक्कर में ही परेशान है। कुछ तो हुआ है जो वो बता नहीं रहा है। विनोद प्लीज सच सच बताओ कि बात क्या है, क्या छुपा रहे हो मुझसे? वो मैं, दरअसल मेरी फैमिली दिवालिया हो चुकी है, कुछ भी नहीं बचा। पैसा, बंगला, गाड़ी सब गया। हालांकि बैंक का ऑफिशियल नोटिस अभी आने में थोड़ा टाइम है, मगर सच तो सच है। समीर थोड़ी देर किसी सोच में पड़ गया, जैसे कि वो कुछ कैलकुलेशन कर रहा हो। फिर थोड़ी देर बाद उसने कहा, क्या नाम है तुम्हारे पापा का? मुझे बताओ, हो सकता है मैं कुछ हेल्प कर पाऊं। विनोद समीर की बात सुनते ही मन खुश हो गया, जैसे कि किसी ने फिर से उसके अंदर उम्मीद का दिया जला दिया हो। वैसे तुमने उसे देखा नहीं होगा, मेरे पापा का नाम है अनिल दीवान। हाँ सुना है। एक मिनट। क्या? पर तुम्हें मेरे पापा का नाम कैसे पता? समीर ने तुरंत अपना बैग खोला और अंदर से कुछ डॉक्यूमेंट निकला और विनोद को दिखाते हुए बोला, देखो, ये फाइल मुझे कुछ दिन पहले मिली थी। वो सेमिनार के बाद एक अंकल आए थे इस फाइल को लेकर। इस फाइल में तुम्हारे पापा का नाम है अनिल दीवान, मतलब कि वो तुम्हारे पापा थे। मेरे पापा तुम्हारे पास गए थे, पर उन्हें कैसे पता कि तुम कौन हो? और वो कहाँ गए थे तुमसे मिलने? वो सब छोड़ो, मेरी बात सुनो। उन्होंने मुझे अपना बिजनेस प्रपोजल दिया था, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया था, क्योंकि ये कंपनी लॉस में है और मैं घाटे का सौदा नहीं करना चाहता था। लेकिन अंकल को देख मैं उन्हें खाली हाथ नहीं लौटा पाया, इसीलिए मैंने ये फाइल रख ली थी और उन्हें एक उम्मीद दी थी कि मैं मदद करूंगा। तुम एक काम करो, कंपनी का मैटर मुझ पर छोड़ दो और मैं तुम्हारे अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर कर दूंगा, तो तुम्हारी फैमिली को पैसों की दिक्कत नहीं होगी। और हाँ, इसे मेरा एहसान मत समझना, दोस्त के नाते हेल्प कर रहा हूँ। जब तुम्हारे हालात ठीक हो जाएं तो लौटा देना। समीर की दरियादिली देख विनोद तो अंदर से इमोशनल हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या रिएक्शन दे। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम इतनी आसानी से सुलझ जाएगी, वो भी उसके जरिए जो कुछ दिनों पहले तक उसके दोस्त का दुश्मन हुआ करता था। सही कहा है किसी ने, कर भला तो हो भला। समीर भाई, मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए इस वक्त कैसा फील कर रहा हूँ। तुम्हारा इतना बड़ा एहसान मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। थैंक यू। वैसे जान सकता हूँ कि मुझ जैसे एक क्लासमेट के लिए तुमने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया, एक डूबते बिजनेस को सहारा देकर? लगता है तुम्हारे कान थोड़े खराब हैं। अभी तो कहा कि इसे मेरा एहसान मत समझना। खैर, मैंने वो किया जो मेरी जगह कोई और भी होता तो यही करता, इंसानियत के नाते। और सच कहूं तो पूरी यूनिवर्सिटी में एक तुम ही हो जिसने मुझे जलील नहीं किया और एक नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट किया। तो बस मैंने भी वही किया। और हाँ, तुम बिजनेस की चिंता मत करना, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट होगा दोस्त। दोस्त नहीं भाई, आज से तुम सिर्फ मेरे दोस्त नहीं बल्कि भाई हो। भाई? हाँ, क्यों? कोई बुराई है भाई बोलने में? नहीं, तो बस आदत नहीं है ना। देखा जाए तो कितनी अजीब बात है ना, कल तक ना मेरा कोई घर था, ना परिवार और ना ही स्टेटस, और आज मैं इतने बड़े खानदान का चिराग हूं, स्टेटस भी और नाम भी, और अब दोस्त के साथ भाई भी मिल गया। समय का खेल कोई नहीं समझ सकता। समीर और विनोद अब पहले से ज्यादा कंफर्टेबल हो गए थे। जहां विनोद अपनी दिवालिया फैमिली के बारे में बता रहा था, तो वहीं समीर अपने लाइफ के टर्निंग पॉइंट्स के बारे में इमोशनल होकर बात कर रहा था। तभी बातों बातों में विनोद ने थोड़ा डरते डरते समीर से पूछा, वैसे अगर हम दोस्त और भाई ही हो गए हैं तो उस नाते एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना। अभी तुमने ही कहा था कि पूरी यूनिवर्सिटी में सिर्फ मैं ही एक हूँ जो तुम्हें अच्छे से ट्रीट करता है, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है अपनी क्लास मॉनिटर अनन्या भी तो आपकी दोस्त है ना? विनोद की बातें सुन समीर थोड़ा झेप गया। अनन्या का नाम सुनते ही उसके पेट के अंदर तितलियां घूमने लगती थी।
शायद इसलिए क्योंकि पूरे यूनिवर्सिटी में वो एक ऐसी लड़की थी जो समीर को वैसे ही देखती थी जैसे वो था, न कि उसकी गरीबी या अमीरी की वजह से। वो बाकी लड़कियों से कुछ तो अलग था। सोचते सोचते अचानक उसे याद आया कि केटीवी स्कैंडल के बाद तो अनन्या से मिला ही नहीं था, ना ही उसका कॉल या मैसेज आया था। पता नहीं वो क्या सोच रही होगी, कहीं वो उसे गलत ना समझ रही हो। क्या हुआ भाई, कहाँ खो गए? हाँ नहीं कुछ नहीं, तुम सही कह रहे हो। अनन्या भी मेरी दोस्त है। मेरी क्या, वो तो सबके साथ अच्छा बिहेव करती है, वो किसी में भेदभाव नहीं करती और ये उसकी बेस्ट क्वालिटी है। मगर पता नहीं विनोद, स्कैंडल के बाद मेरी अभी तक किसी से बात नहीं हुई है, अनन्या से भी नहीं। पता नहीं वो क्या सोच रही होगी। अरे तो इसमें सोचने वाली क्या बात है? उसे कॉल कर लो या फिर जाकर मिल लो ना। अगर वो तुम्हारी दोस्त है तो वो तुम पर भरोसा जरूर करेगी। हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं जरूर अनन्या से मिलूंगा, लेकिन अभी एक और जरूरी काम बाकी है। उफ, तुम और तुम्हारे काम। भाई अब मैं चलता हूँ अपने काम निपटाने, और तुम अपना काम निपटाओ। मिलते हैं बाद में। ठीक है, और तुम पैसों की चिंता मत करना, जल्दी तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। थैंक यू सो मच यार समीर भाई। विनोद इमोशनल होकर समीर के गले लग पड़ा। समीर थोड़ा चौंका, लेकिन वो समझ पा रहा था कि अपनापन अक्सर ऐसा ही लगता है, और फिर उसने भी विनोद को गले लगा लिया। समीर ने अपना भाईचारा तो निभा लिया, मगर अब इस भाईचारे के बाद क्या था उसका अगला पड़ाव, जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। समीर और विनोद की बातचीत यूनिवर्सिटी के बाहर ही चल रही थी, बल्कि समीर ने तो उस स्कैंडल के बाद अभी यूनिवर्सिटी में कदम रखा भी नहीं था। हालांकि समीर के स्कैंडल को हुए 3 दिन हो चुके थे, लेकिन आज के तमाशे के बाद यूनिवर्सिटी के क्लासरूम में माहौल फिर से गर्म हो चुका था और क्लासरूम की मॉनिटर अनन्या न चाहते हुए भी अपने ही कुछ दोस्तों से बहस में उलझ गई थी। कसम से ये केटीवी तो नया बिग बॉस बन गया है। आए दिन नया तमाशा। उस दिन समीर का स्कैंडल तो आज विशाल का। वैसे जो भी बोलो, मजा तो आता है ये सब देखने में, क्या गुरु? हाँ, समीर और विशाल का पंगा तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जब से वो गरीब समीर अमीर बना है, तब से विशाल की जलने लगी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि विशाल और समीर दोनों ही मिले हुए हो और दोनों मिलकर सबको पागल बना रहे हो? अनन्या ने उन दोनों स्टूडेंट्स को बातें करते सुन लिया, जिससे उसे बहुत गुस्सा आया। वो भले समीर से उसकी सीक्रेट लाइफ और उसका ठंडा गर्म बर्ताव लेकर नाराज हो, लेकिन वो जानती थी कि समीर बुरा लड़का नहीं है। उसने तुरंत उसकी साइड लेते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, समीर विशाल के जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। और ये क्लासरूम है, तुम लोगों का गॉसिप ग्राउंड नहीं कि तुम यहाँ पे दूसरों की गॉसिप करोगे। तो अपना काम करो और दूसरों को डिस्टर्ब मत करो। ओहो अनन्या, कब तक समीर को डिफेंड करती रहोगी? उसने केटीवी में क्या किया सबने देखा था, और वो कोई दूध का धुला नहीं है। जोया गुस्से में तमतमाते हुए क्लास के अंदर आई और अनन्या को समीर की तरफदारी करते देख उसका पारा और हाई हो गया। तो बस उसने पूरे क्लास के सामने अपनी भड़ास निकाल दी। जोया, जो दिखाया गया वो सच नहीं भी हो सकता है। क्या किसी ने सोचा कि ये सब एक साजिश भी हो सकती है? साजिश सुनते ही जोया थोड़ा सा हिल गई, क्योंकि वो जानती थी कि ये हरकत तो विशाल की ही थी, खासकर ये जानने के बाद कि वो सच में एक नंबर का झूठा और फरेबी है। अनन्या, तुम्हें अभी भी लग रहा है कि समीर मासूम है? अगर विशाल चालबाज है तो तुम्हारा समीर भी कुछ कम नहीं है। आज उसकी वजह से विशाल मरते मरते बचा है। अच्छा, सच में तुम इस बात पर यकीन करती हो जोया? आई एम श्योर कि तुमने ये कहावत तो सुनी होगी ना कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो खुद ही उसमें गिरोगे। और ये कहावत ना तुम्हारे विशाल पर सूट होती है। OMG, अब ये भी सुनना बाकी रह गया था। अनन्या, उस पर टीचर के लिए तुम्हारी लॉयल्टी की तो दाद देनी पड़ेगी। लॉयल्टी नहीं, लॉजिक। कोई भी बिना सच्चाई जाने किसी को दोषी कैसे मान सकता है? Whatever, मगर मुझे नहीं लगता कि उसकी लॉयल्टी तुम्हारी तरह जरा सी भी है, क्योंकि तुम्हारा समीर मुझे पसंद करता है, तुम्हें नहीं। वरना वो विक्की जैसे बिगड़ल रईस जादे को धमकाने क्यों जाता? विक्की, वही जो रईस गुंडा अजीत रायचंद का बेटा है। विक्की का नाम सुन सबकी हवा निकल गई, क्योंकि सारे लोग जानते थे कि उसका बाप कौन है, और उस रईसजादे को समीर ने धमकाया था। ये तो क्लास के लिए मानो ब्रेकिंग न्यूज हो, मगर सच क्या था वो अनन्या अच्छे से जानती थी। समीर का नेचर ही ऐसा है, वो सबकी हेल्प करता है, चाहे कोई उसे पसंद करे या ना करे। और यही वजह है कि उसने ऐसा किया, ना कि तुम्हारे लिए जोया। और हाँ, वो मेरे साथ है, तुम्हारे साथ नहीं, क्योंकि मैं डे 1 से उसके साथ खड़ी हूँ। चलो अच्छा है, जो भी तुम्हें सुनने में अच्छा लगे बोलती रहो खुद को, मुझे क्या। अनन्या और जोया की इस कैट फाइट को देख सब मजे ले रहे थे। ओ, ये तो पूरा ड्रामा शो बन चुका है। हाँ यार, बस पॉपकॉर्न की कमी है। जोया, तुम इन बेकार की बातों में ना ध्यान मत दो। विशाल जैसे इंसान के साथ दोस्ती रखना तुम्हारे लिए सही नहीं था, और अब तुम्हें समझ आ जाना चाहिए था कि तुम किसके साथ रह रही थी। ओह प्लीज अनन्या, तुम हमेशा से मुझे नीचा दिखाने में लगी रहती। और वैसे भी तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने विशाल से ऑलरेडी ब्रेकअप कर लिया है। वो लूजर तो मुझे डे 1 से ही डिजर्व नहीं करता था। ओ भाई, ये तो तगड़ा झगड़ा होने वाला है।
एक आउट ब्रेकिंग न्यूज। जोया, मैं तुम्हें बस एक दोस्त के तौर पर समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि मैं कुछ गलत कह रही हूँ तो ये तुम्हारी सोच है, लेकिन मैं यहाँ कोई बेकार की बहस करने नहीं आई हूँ और मैं तुम्हारे डिसीजन से खुश हूँ। विशाल एक्चुअली लूजर है, यू डिजर्व बेटर, मगर उसकी सजा समीर को मत दो, उसने तो बस तुम्हारी हेल्प की है। अनन्या ने खुद को शांत रखा, जबकि जोया ने पूरी क्लास के सामने उसे नीचा दिखाने की कोशिश की। लेकिन अनन्या ने कोई ऐसा वैसा रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि वो जानती थी कि इस लड़ाई का कोई मतलब नहीं था। उसने बस अपनी बात जोया और क्लास के सामने रख दी और समीर के लौटने का इंतजार करने लगी, क्योंकि उसके मन में समीर के लिए अभी भी कई सवाल थे। दूसरी तरफ विनोद और समीर की मुलाकात के थोड़ी देर बाद ही विनोद के अकाउंट में एक मोटी रकम विनोद के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुकी थी। वो रकम इतनी मोटी थी कि उसकी फैमिली कई महीनों तक सुकून की जिंदगी जी सकती थी और साथ ही अपने बिजनेस को संभालने का वक्त भी मिल जाता। समीर को विनोद की हेल्प करके अच्छा लग रहा था। फिर अचानक एआई सिस्टम बोल पड़ा, कॉन्ग्रेचुलेशंस डियर होस्ट, आपके इस चैरिटेबल ट्रांजैक्शन के लिए आपको मिलता है एक स्पेशल रिवॉर्ड। समीर एकदम से चौंक गया, क्योंकि वो ऐसा कुछ तो सोच भी नहीं रहा था। उसने तुरंत सिस्टम से पूछा, हेलो सिस्टम, मुझे पता है कि तुम मेरे इमोशन और सेंस को डिटेक्ट कर सकते हो। प्लीज मुझे बताओ कि अचानक इस रिवॉर्ड का क्या मतलब है। डियर होस्ट समीर, दिए गए बिजनेस टास्क के अलावा आप अक्सर लोगों की मदद भी करते हैं, जो आपकी एक बहुत अच्छी क्वालिटी है। सिस्टम ने आपके अंदर एम्पैथी स्किल्स को डिटेक्ट किया और इससे खुश होकर सिस्टम आपको देता है एक वीटो पावर, जिसे आप चंदानी फैमिली से जुड़ी अपनी कोई भी एक पर्सनल विश को जब चाहे तब पूरा कर सकते हो। सिस्टम उसके बदले आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करेगा और ना ही कोई पनिशमेंट देगा, मगर याद रहे सिर्फ एक विश जो अब आपके सिस्टम में फ्यूचर यूज के लिए स्टोर हो चुकी है। यूज वाइसली। हैव अ गुड डे। समीर की तो जैसे जैकपॉट ही लग गई, क्योंकि ऐसा भी कुछ हो सकता था ये उसने सोचा ही नहीं था। देखा जाए तो समीर को ऐसी कोई जरूरत लगी नहीं, लेकिन चंदानी फैमिली ने तो समीर को एक नई जिंदगी दी है, तो अब वो उनसे क्या ही मांगे, इसलिए उसने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। अब सिस्टम ने दे दिया है तो बढ़िया है, जब कभी जरूरत पड़ेगी तो देखा जाएगा। बल्कि मैं इस वीटो पावर को किसी बहुत ही खास मौके पर यूज करूंगा। उधर विनोद वो मैसेज पाकर समझ गया कि समीर ने अपना वादा पूरा कर दिया था। वो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और अपनी माँ को कॉल किया। हेलो माँ, फटाफट तैयार हो जाओ, आज हम पार्टी करने वाले हैं। और हाँ, पापा को अभी मत बताना, सरप्राइज है। पार्टी? बेटा तुम पागल हो गए हो क्या? यहाँ कंगाली में आटा गीला हो रखा है और तुम पार्टी की बात कर रहे हो? अरे कोई लॉटरी लग गई है क्या? माँ आप कुछ ऐसा ही समझ लो, चलो मैं घर आकर सब बताता हूँ। विनोद ने अपनी माँ से बात करने के बाद समीर को एक थैंक यू का मैसेज भेजा, जिसमें उसने अपनी खुशी का जिक्र करते हुए अपनी माँ से कहीं सरप्राइज पार्टी की बात भी बता दी। फैमिली की बात सुनते ही समीर को अपनी फॉस्टर बहन पिंकी की याद आई, जो इस वक्त हॉस्पिटल में अपनी बीमारी से जूझ रही थी। फिर उसने डिसाइड किया कि अब वो पहले पिंकी से मिलने जाएगा। फिर बिना टाइम वेस्ट किए समीर पहुंचा हेल्दी हार्ट हॉस्पिटल, जहां उसकी फॉस्टर बहन पिंकी एडमिट थी। वो भागता हुआ पिंकी के वार्ड में पहुंचा, लेकिन जब उसे वहां पिंकी नहीं मिली तो उसका दिमाग खराब हो गया। कहाँ गई होगी वो? आखिरी बार तो उसे इसी वार्ड में शिफ्ट किया था, तो अब? तभी वार्ड के बाहर से एक नर्स गुजर रही थी, जिसे समीर ने बुलाया। नर्स, नर्स! क्या है? क्यों ऐसा शोर मचा रहे हो? दिखता नहीं ये हॉस्पिटल है। सॉरी नर्स, वो मेरी सिस्टर पिंकी इस वार्ड में थी। कहाँ गई वो? यहाँ तो दिख ही नहीं रही है। समीर ने जब पिंकी का नाम लिया तो नर्स थोड़ा डर गई, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि समीर इस वक्त हॉस्पिटल आ जाएगा। वो पिंकी, वो एक्चुअल। देखो, अगर इस हॉस्पिटल से परमानेंट छुट्टी नहीं चाहिए तो सच सच बताओ, मेरी बहन कहाँ है? समीर को नर्स के हाव भाव देखकर थोड़ा शक तो हो रहा था कि वो कुछ तो छुपा रही थी, और समीर का गुस्से में लाल चेहरा देख उस नर्स की तो जैसे सांस ही अटक गई थी। वो पसीने से भीग गई थी, लेकिन वो जानती थी कि समीर उसे वहाँ से बिना जवाब दिए तो जाने नहीं देगा। आपकी बहन पिंकी इस वक्त कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के जनरल वार्ड नंबर 59 में है। समीर के जानकारी के बिना उसकी बहन पिंकी को आईसीयू वार्ड से जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। अपने खरीदे हुए हॉस्पिटल की इस हरकत के बाद आखिर क्या भूचाल लाने वाला था समीर? जानने के लिए सुन। क्या कहा? जनरल वार्ड में? मेरी बहन को तुम लोगों ने जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया है? हाउ डेयर यू! समीर तो इतना सुनते ही आग बबूला हो गया और गुस्से से अपना हाथ दीवार पर दे मारा, जैसे कि वो अपने गुस्से में हॉस्पिटल की सारी दीवार ही तोड़ देगा। उसकी सारी मेहनत जैसे एक झटके में मिट्टी में मिल गई हो।
एक तो ऐसी डर्टी पॉलिटिक्स की वजह से उसने ये हॉस्पिटल ही खरीद लिया था ताकि उसकी बहन और उसके जैसे क्रिटिकल पेशेंट्स को कोई दिक्कत ना हो, लेकिन फिर से वही सब हो रहा था। समीर ने खुद को संभाला और जनरल वार्ड की तरफ जाने के लिए बढ़ा, तभी उसे 2 लोगों के लड़ने की आवाज सुनाई दी। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? पिंकी को इस क्रिटिकल हालत में हम जनरल वार्ड में शिफ्ट नहीं कर सकते। अगर कुछ हो गया तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? नेहा, तुम ऐसे कैसे मुझसे बात कर सकती हो? तुम डॉक्टर हो या मैं हूँ? और वैसे भी मैंने किसी से कोई जबरदस्ती नहीं की है। मैंने उस पेशेंट की मर्जी पूछी थी तो उसने खुद ही हाँ किया था, ठीक है? समीर ने जब देखा तो कॉरिडोर में एक नर्स एक अधेड़ उम्र के आदमी से बहस कर रही थी और वो आदमी बहुत ही ज्यादा घमंडी लग रहा था क्योंकि वो उस नर्स से बहुत ही बदतमीजी से बात कर रहा था, जैसे कि वो कोई वीआईपी हो। समीर ने उनकी बातें सुन ली थी जो उसकी बहन पिंकी के बारे में ही थी, जिसके बाद उससे रहा नहीं गया और उनकी तरफ बढ़ गया। पेशेंट की फैमिली से पूछा था, उनकी परमिशन ली थी? समीर जी, आप यहाँ कैसे? उस आदमी ने जब समीर को वहाँ खड़ा देखा तो उसकी हालत खराब हो गई क्योंकि वो जानता था कि समीर अब इस हॉस्पिटल का नया मालिक था और पिंकी का भाई, लेकिन वो ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रहा था कि समीर अचानक हॉस्पिटल में आ धमकेगा और उसकी बातें सुन लेगा। मैं तो बस ये जानने आया हूँ कि मेरी बहन जनरल वार्ड में क्यों है, और तुम कौन हो? आज से पहले तुम्हें इस हॉस्पिटल में देखा नहीं। मेरा नाम जगदीश बहल है। मैं इस हॉस्पिटल का नया प्रेसिडेंट हूँ। नया प्रेसिडेंट? तो पिंकी को आपने जनरल वार्ड में शिफ्ट किया मिस्टर बहल? हाँ, दरअसल पिंकी के डॉक्टर ने मुझे बताया कि अब उसे क्रिटिकल केयर में रखने की कोई जरूरत नहीं है, तो इसीलिए हमने उसे जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया। और मैंने उससे खुद पूछा था तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी जनरल वार्ड में जाने की। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हैं मिस्टर समीर। समीर ने उस आदमी को कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि थोड़ी देर चुप रहकर सिचुएशन को समझने की कोशिश करने लगा। फिर वो आदमी मौका देखकर वहाँ से निकल गया, लेकिन नर्स वहीं खड़ी थी। समीर ने उसे देखा और धीमे से बोला, तुम चलो मेरे साथ। ऐसा लगा कि समीर को ये जानना था कि उसके पीछे हॉस्पिटल में क्या हुआ और फिर वो नर्स समीर के पीछे पीछे चलने लगी। वो नर्स उसे जनरल वार्ड की तरफ ले गई जहां उसकी बहन मौजूद थी। वो काफी कमजोर लग रही थी, लेकिन जैसे ही उसने समीर की तरफ देखा मानो उसके अंदर एक जोश आ गया। भैया, पिंकी, फाइनली आपको टाइम मिल ही गया मुझसे मिलने का। सो सॉरी बहना, आपके भाई को कुछ बहुत ही जरूरी काम था तो इसीलिए आ नहीं सका। प्लीज अपने भाई को माफ कर दो। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ओफो, फिर से कॉमिक्स? हाँ, आपको तो कॉमिक्स पढ़ना पसंद है ना? ये सब लेटेस्ट है, तुम्हें पढ़ के मजा आएगा। पर मैं बच्ची थोड़ी ना हूँ जो सिर्फ कॉमिक्स पढ़ूंगी। अच्छा, मेरी माँ, गलती हो गई। अगली बार से नॉवेल्स लेकर आऊंगा, ओके? ओके। फिर समीर ने थोड़ा इधर उधर देखा और पिंकी को बहलाते हुए पूछा, अच्छा पिंकी, मुझे एक बात बताओ, तुम तो स्पेशल रूम में थी, तो फिर यहाँ क्यों आ गई? किसी ने वहाँ परेशान किया क्या? कुछ कहा? अरे वो जो प्रेसिडेंट अंकल है ना, उन्होंने कहा था कि कोई छोटा बच्चा बहुत बीमार है और उसे स्पेशल रूम चाहिए था, तो मैंने अपना बेड दे दिया। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अभी ठीक हूँ और यहाँ रह सकती हूँ सबके साथ। पिंकी की बातों में इतनी मासूमियत और सच्चाई थी कि समीर की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन वो पिंकी के सामने रो नहीं सकता था। तभी पीछे खड़ी नर्स ने समीर को धीरे से आवाज दी, मिस्टर समीर, ऐसी कोई बात नहीं है। क्रिटिकल केयर में कोई ऐसा सीरियस बीमार बच्चा नहीं है। ये सब झूठी कहानी है। सिस्टर नेहा, आप ऐसे क्यों बोलती हो? मैंने कल ही देखा था उस बच्चे को। आपको पता है ना कि झूठ बोलना बैड हैबिट है। हालांकि उस नर्स ने धीरे ही बोला था, लेकिन फिर भी पिंकी ने सुन लिया था। समीर समझ गया कि कुछ तो बात है और वो नर्स कुछ तो जानती है। समीर को उससे इस बारे में बात करनी होती, लेकिन उससे पहले पिंकी का मन बहलाना होगा। पिंकी, बस बहुत बातें हो गई, अब आपके आराम करने का टाइम है। हम दोनों बाहर जाके आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आते हैं, ठीक है? ठीक है, मगर सिस्टर नेहा से आप फ्लर्ट मत करना, वो बहुत अच्छी है और आप चालू। पिंकी? अरे जोक था, जस्ट चिल। पिंकी की बातें सुन वो दोनों एक दूसरे को थोड़ा ऑकवर्ड होकर देखने लगे और फिर स्माइल करके बाहर वार्ड से निकल गए। फिर समीर ने बिना टाइम वेस्ट किए हट से नर्स से सवाल किया, क्या तुम कुछ जानती हो? हाँ, एग्जैक्टली, बिल्कुल जानती हूँ। मैं इस हॉस्पिटल में इंटर्नशिप के लिए आई थी और फिर मुझे पता चला कि आपने यहाँ गरीब और जरूरतमंद लोगों को फ्री में इलाज और दवा की सुविधा दे रखी है। तो आप रियली में बहुत नेक इंसान हैं। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि यहाँ क्या क्या हो रहा है। नर्स की ये अजीब और गरीब बात सुनते ही समीर फिर से सीरियस हो गया। क्या हो रहा है यहाँ? एक्चुअली हॉस्पिटल के आखिरी प्रेसिडेंट मिस्टर नायर के जाने के बाद ना, उनका ये दोस्त मिस्टर जगदीश बहल नया प्रेसिडेंट बन गया। और आप तो जानते ही होगा कि मिस्टर आशीष नायर किस तरह का लालची आदमी थे, जो जाहिर सी बात है कि उनके दोस्त भी उनकी तरह ही होंगे। मिस्टर बहल ने ही आपकी सिस्टर को जनरल वार्ड में भेजा, एक झूठा कहानी बनाकर,
जो उन्होंने पिंकी को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए कहा था ताकि उन पर कोई बात न आए। हमारा नया प्रेसिडेंट गरीबों को सस्ती दवाई 3 गुना ज्यादा दाम पर देता है अपनी जेबें भरने के लिए, और कभी कभी तो दवाई भी नकली देता है असली रैपर में। और ये सारा ब्लैक मनी यहाँ आने वाले अमीरों पे खर्च करता है और अपना लग्जरी वेकेशंस पर। कई ईमानदार डॉक्टर और नर्स लोग इसका विरोध किया तो उल्टा उनके खिलाफ इंक्वायरी बिठा दी और उनको जॉब से भी निकाल दिया। हेल्थी हार्ट के नाम पर लोगों के दिलों से खेला जा रहा है यहाँ पर मिस्टर समीर। समीर को इस कड़वी और घिनौनी सच्चाई का जब पता चला तो वो गुस्से से उबलने लगा। उसके पीठ पीछे इतना कुछ चल रहा था और वो पता नहीं किन चीजों में फंसा हुआ था। उसे लगा था कि शायद पैसों से ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, लेकिन वो ये भूल गया था कि करप्शन और लालच की जड़ें बहुत लंबी और दूर दूर तक फैली होती है। तुमने इसके खिलाफ बोला था? हाँ, मैं भी आवाज उठाई थी, लेकिन मेरी आपकी बहन से थोड़ी ट्यूनिंग अच्छी है, वो मेरे को बहुत मानती है, इसीलिए शायद ये लोग मेरे को फायर नहीं किया, क्योंकि है तो वो आपकी बहन ही ना। अगर ऐसी बात है तो उन्होंने पिंकी को जनरल वार्ड में शिफ्ट करने की हिम्मत कैसे की? वो जानते हैं कि इस हॉस्पिटल का ओनर मैं हूँ, तो ये सब मेरी जानकारी के बगैर कैसे हो सकता है? सी मिस्टर समीर जी, पैसा हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि पैसा वाला तो बहुत है इस दुनिया में, मगर सच और सही के लिए लड़ने वाला लोग कम है। और रही बात कि आपका परमिशन के बिना ये सब कैसे हो रहा है, तो उसका जवाब ये है कि आपने हॉस्पिटल तो खरीद लिया, लेकिन लीगल पेपर्स में हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स लेना आप भूल गया, जो अभी भी प्रेसिडेंट के हाथों में ही है। क्या? अब क्या करेगा समीर आगे इस करप्शन से लड़ने के लिए? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। समीर हेल्दी हार्ट हॉस्पिटल का मालिक होने के बावजूद हॉस्पिटल की अंदरूनी खबर उसे नहीं थी और उसने भी शायद इस चीज को अभी तक इतना सीरियसली नहीं लिया था। लेकिन अब इस नर्स की बात सुनकर उसे एहसास हुआ कि उससे कितनी बड़ी बेवकूफी हो गई। लेकिन ऐसा भी होता है क्या? जब हॉस्पिटल मेरा है तो उसकी सारी पावर्स भी मेरी ही होगी ना? होना तो चाहिए था, लेकिन आपने पता नहीं कैसा डील किया इन्वेस्टमेंट को, ये तो आप ही जानो। अब इतना लीगल मैटर तो मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि लीगल पेपर में कुछ मिस हो गया हो और एडमिनिस्ट्रेशन राइट्स पे उनके साइन ही ना किए हो। क्या आपने सारा डॉक्यूमेंट ठीक से पढ़ा था? नहीं, वो मैंने... समीर 1 मिनट के लिए सोच में पड़ गया कि ठाकुर साहब के रहते तो ऐसी छोटी मोटी गलती हो नहीं सकती, लेकिन वो एक साथ हजारों मैटर संभालते हैं, तो हो सकता है वकील ने कुछ गड़बड़ कर दी हो या इन लोगों से कोई धोखा किया जो समीर समझ नहीं पाया। समीर को अब ये एहसास होने लगा कि वो इस तरह नौसिखिया रहकर ये बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स और बिजनेस डील्स को हैंडल नहीं कर सकता। हालांकि सिस्टम है तो उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब तक उसके पास वो खुद से और ज्यादा नहीं सीखेगा या पढ़ेगा नहीं, तो वो अंदरूनी तौर पर रियल लाइफ में कोई भी चीज ढंग से नहीं कर पाएगा और ऐसी गलतियां होती ही रहेंगी। खैर जो भी हो, अब मुझे इस नए प्रेसिडेंट को उसकी औकात तो दिखानी ही पड़ेगी। पावर्स तो मैं लूंगा ही, क्योंकि मेरे हॉस्पिटल में ये काला धंधा नहीं चलेगा। आपको क्या लगता है समीर, बैल को एक्सपोज करना इतना आसान है? वो एक नंबर का लालची, उसके साथ उठने बैठने वाला भी एक नंबर का करप्ट आदमी है। बिना प्रूफ सबूत के आप कुछ नहीं कर पाएंगे मिस्टर समीर। तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही हो। अरे मैं क्यों आपको अंडर एस्टिमेट करने लगा, लेकिन सच तो यही है ना कि आप अभी कॉलेज में पढ़ने वाला स्टूडेंट हो, यंग हो और नेक दिल भी, इसीलिए बैल और नायर जैसे दरिंदों की सच्चाई आप समझ नहीं पाया। जितनी हमारी उम्र है उतना उनके पास धांधली करने का एक्सपीरियंस, तो हमें दिमाग से काम लेना होगा, इमोशंस से नहीं ना। ठीक है, वैसे तुम कहकर बुला सकती हो। आप सुनकर मुझे ओल्ड एज वाली फीलिंग आने लगती है। खैर अब तुम देखो कि मैं कैसे इन भ्रष्टाचारियों को मजा चखाता हूँ। ठीक है, तो अब प्लान क्या? क्या तुम मुझे अकाउंट ऑफिस ले जा सकती हो? पहले तो मैं वहीं से शुरू करूंगा इनका काउंटडाउन। ठीक है, मगर ध्यान से, किसी को शक नहीं होना चाहिए, वरना मेरा जॉब। तुम शायद भूल रही हो कि इस वक्त तुम इस हॉस्पिटल के मालिक से बात कर रही हो, तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। नर्स नेहा समीर को लेकर हॉस्पिटल के अकाउंट्स डिपार्टमेंट की तरफ चली गई। अकाउंट्स ऑफिस में इस वक्त कोई नहीं था और एक एक्स्ट्रा चाबी नेहा के पास थी, जो उसने अपने दोस्तों से जुगाड़ की थी। समीर फटाफट बिल्स की एंट्री और रजिस्टर चेक करने लगा। यहाँ मेडिकल एक्सपेंसेस और बिल्स को मैनेज कौन करता है? नीता बैल प्रेसिडेंट जगदीश बैल का बीवी है, वही एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का हेड है और अकाउंट भी वही देखते हैं। वाह, कमीना तो नेपोटिज्म और करप्शन का बाप निकला। और वो औरत बहुत खतरनाक और चालू भी है।
उसको पैसा और मर्द दोनों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। यहाँ तक कि वो हॉस्पिटल में आने वाला पेशेंट को भी अपना शिकार बनाने से नहीं चूकती, दोनों तरह से। तो मैं भी नहीं चूकूंगा उसको अपना निशाना बनाने से। मेरा मतलब उसकी अकल ठिकाने लगाने से। खैर, तुम बस पिंकी का ध्यान रखो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। और हाँ, मेरी हेल्प करने के लिए थैंक्स। ऑल द बेस्ट। और हाँ, नीता बल इधर आती ही होगी, सो बी केयरफुल। इट्स शो टाइम। फिर समीर अकाउंट्स ऑफिस से बाहर निकला कि तभी कुछ दूर से एक अधेड़ उम्र की औरत की आवाज उसके कानों में गूंजी। ए लड़के, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? समीर ने जब पलट कर देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि नीता बहल ही थी। वो उसे देखते ही पहचान गया क्योंकि नर्स नेहा ने उसे मोबाइल में उस औरत की फोटो दिखा दी थी। वो सच में खतरनाक गिद्ध की तरह लग रही थी। मैं रास्ता भटक गया था। मैं यहाँ अपना फ्री में इलाज कराने और दवाइयाँ लेने आया था। पता नहीं यहाँ कैसे आ गया। मैं जाता हूँ, सॉरी। नीता बहल ने समीर को ऊपर से नीचे तक घूरा। कपड़ों से तो समीर उसे गरीब ही लग रहा था और तभी उसका शैतानी दिमाग चलने लगा। फ्री की दवा चाहिए तुम्हें? आओ मेरे साथ, मैं देती हूँ तुम्हें। मगर फार्मेसी तो नीचे है। यहाँ मेरी मर्जी के बिना किसी को दवा नहीं मिलती, तो अगर दवा चाहिए तो जितना बोला है उतना करो, ज्यादा बकबक नहीं। चलो मेरे साथ। समीर को नर्स नेहा की बात याद आई, बी केयरफुल। समीर जानता था कि अगर उसे सबूत चाहिए तो इस औरत के साथ नाटक करना ही पड़ेगा। वो चुपचाप उसके पीछे चल दिया। वो औरत समीर को एक प्राइवेट ऑफिस में ले गई जो काफी आलीशान लग रहा था। ये नीता बहल का ही ऑफिस था। अंदर जाते ही नीता ने समीर को काउच पर धक्का दे दिया और थोड़ा चेप होने लगी। ये आप क्या कर रही हैं? ये तो बस फॉर्मेलिटी है, तुम बस इस रसीद पर साइन कर दो और दवा ले जाओ। नीता ने एक मेडिकल बिल की रसीद समीर के हाथ में थमा दी जिसमें कुछ दवाइयाँ लिखी थी और उनके दाम मार्केट प्राइस से 3 गुना ज्यादा थे। क्या हुआ? कुछ समझ में नहीं आया? तुम इतने यंग, हट्टे कट्टे और हैंडसम हो तो तुम्हें ताकत की जरूरत है। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी तभी तो अच्छे से मेहनत कर पाओगे लड़के। मगर मुझे विटामिन और कैल्शियम की जरूरत नहीं है और ना ही मुझे एंटीबायोटिक्स की जरूरत है। और ये सब दवाइयाँ तो बहुत महंगी हैं। मेरे पास इतने पैसे नहीं है। मैं तो यहाँ फ्री में दवाई लेने आया था। समीर ने बातों बातों में अपनी नजर इधर उधर घुमाई तो उसकी नजर सामने टेबल पर रखे लैपटॉप पर पड़ी जिसमें कुछ फाइल्स खुली हुई थी जिसमें ऐसे डेटा थे जो सरासर इस धांधली की पोल खोल रहे थे। समीर ने जैसे वो डेटा स्कैन कर लिया। अरे हैंडसम, मेरी बात सुनो, तुम इतना टेंशन मत लो। तुम बस इस बिल पर साइन करो, बाकी हॉस्पिटल तुम्हें रिइंबर्समेंट दे देगा। समीर को अब सब कुछ धीरे धीरे समझ में आ रहा था। वो मन ही मन सोचने लगा, अच्छा तो ये बात है। इस तरह से ये हॉस्पिटल पब्लिक और गवर्नमेंट का पैसा बर्बाद कर रही है, अकाउंट्स में झोल करके। बेचारे पेशेंट्स यहाँ इलाज के लिए आते हैं, ये लोग उन्हें लूट भी रहे हैं और गलत दवाइयाँ देकर मार भी रहे हैं। मैंने इन्हें अपनी बीमारी बताई भी नहीं और इसने पता नहीं क्या क्या फर्जी दवाई देकर हजारों का बिल बना दिया मेरा। क्या बात है, इतना क्या सोच रहे हो लड़के? मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं है, तो जल्दी से साइन करो वरना। समीर ने देखा कि वो औरत अब उसे धमकी भी देने लगी थी। उसे अभी ये नाटक जारी रखना पड़ेगा। हाँ करता हूँ। समीर को मजबूरी में विनोद का नाम यूज करना पड़ा क्योंकि वो अपना असली नाम नहीं लिख सकता था। सॉरी विनोद भाई, तेरे अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है अभी। समीर ने जैसे ही रसीद पर साइन किया, नीता ने समीर को एक ब्रेसलेट देते हुए कहा, वेल डन, अब ये ब्रेसलेट पहन लो और फार्मेसी की लाइन में लग जाओ, दवा तुम्हें फ्री में मिल जाएगी। थैंक यू मैम। एक दिन मैं भी आपका ये एहसान जरूर चुकाऊंगा। मैं भी एक दिन डॉक्टर बनूंगा और लोगों की सेवा करूंगा। एहसान चुकाने के लिए तुम्हें डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है, वो तो तुम अभी भी चुका सकते हो हैंडसम। अरे मैम, ये आप क्या कह रही हैं? मैम नहीं, नीता कहो मुझे। अगर नीता का दिल इस वक्त तुम पर आ गया है तो नहीं बहलाओगे। समीर को ये सब बहुत ही अटपटा लग रहा था कि उसे उम्र में 20-25 साल बड़ी ये औरत उसके गले पड़ रही है, जैसे कि उसे खा ही जाएगी। समीर किसी तरह वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था कि तभी एक आदमी अचानक अंदर आ गया और नीता के हाव भाव एकदम से बदल गए। तुम्हारा काम हो गया ना, अब जाओ यहाँ से। थैंक गॉड। और फिर समीर वहाँ से बाहर निकल गया और दरवाजे के पास अपने कान लगाकर उन दोनों की बातें सुनने लगा। ये क्या हो रहा था? तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी ना? तुम्हें इससे क्या, काम तो हो गया ना। मुझे क्या, मुझे जलन होती है जब तुम इन जवान लड़कों को अपना खिलौना बनाकर खेलती हो। अच्छा, तो क्या तुम उन सबसे बेहतर खेल सकते हो? खेल कर देख लो बेबी। समीर को ये सब सुनकर ही उल्टी आने लगी। ये कितनी गंदी फैमिली है ये नीता बहल तो जगदीश बहल की वाइफ है और ये अपने देवर संजय बहल के साथ ही कुल छर्रे उड़ा रही है। हे भगवान, सही में इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता। मगर मुझे क्या, मेरा तो काम हो गया। समीर ने अपने नोकिया मोबाइल में अंदर हुई सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी, जिसमें ये साफ पता चल रहा था कि उसे गलत दवाइयां लेने के लिए मजबूर किया गया, वो भी सिर्फ पैसे ऐंठने के लिए। और इतना सबूत फिलहाल काफी था इनके खिलाफ केस करने के लिए। समीर ने तुरंत अपना दूसरा मोबाइल निकाला और कॉल मिलाया।
शहर के सबसे ईमानदार पुलिस को कॉल करो, क्योंकि बहुत बड़े करप्शन का सफाया करना है और लोगों को इंसाफ दिलाना है। क्या समीर सच में इन भ्रष्टाचारियों को इनके किए की सजा दिला पाएगा? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। अब आएगा मजा। बहुत हो गई इन चालबाजों की मनमानी। मेरी बहन के भोलेपन का फायदा उठाया, इतना बीमार होने के बावजूद उसे जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया। जब जेल की चक्की पीसेगा तब पता चलेगा। समीर की आंखों में एक गजब की चमक आ गई थी और होठों पर मुस्कान। उसे ये सोचकर भी अच्छा लग रहा था कि अब उसकी बहन को कोई परेशान नहीं कर पाएगा। अरे, मैं तो भूल ही गया था कि पिंकी मेरा वेट कर रही है लंच के लिए। कैसा भुलक्कड़ भाई हूं मैं भी। समीर भागते भागते हॉस्पिटल से बाहर गया और एक साइकिल उठाई और हॉस्पिटल से थोड़ी दूर एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट था। समीर वहां पहुंचा और फटाफट एक प्लेट डोसा और इडली पैक करवाया और वापस भागते भागते हॉस्पिटल पहुंचा और फिर पिंकी के वार्ड में। अभी फुर्सत मिली, टाइम देखा है? थोड़ी देर बोलकर गए थे और 2 घंटे बाद आए हो। मेरी क्यूट नर्स दीदी नेहा मिल गई तो अपनी बहन को ही भूल गए क्या भैया? गलत बात। हाँ सॉरी बहना, जरूरी काम था तो टाइम का पता ही नहीं चला। और आपके लिए ये इडली डोसा भी लाना था ना, वो भी गर्मा गर्म। चलो फटाफट हाथ धोकर आ जाओ, मैं खाना निकालता हूँ। समीर को प्लेट में खाना निकालते देख पिंकी के मुंह में पानी आ गया। वो फटाफट बेड से उठी और हाथ धोकर समीर के पास चली गई लंच करने। वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है और देखने में भी बहुत यमी लग रहा है। मेरे मुंह में तो पानी आ गया। अरे खाकर देखो पिंकी, और भी मजा आएगा। हाँ भैया, ये डोसा खाकर तो सच में मजा ही आ गया। इसकी चटनी तो कितनी बढ़िया है। भैया, क्या आप रोज मेरे लिए ऐसे ही यम्मी और टेस्टी खाना लेकर आओगे? ये हॉस्पिटल का बोरिंग खाना खाकर मैं बोर हो गई हूँ। वेरी फनी। लेकिन सॉरी, ये तो मैं नहीं हो सकता। अभी आप पहले पूरी तरह से ठीक हो जाओ, फिर हम ऐसे यम्मी खाना रोज खाएंगे। समीर और पिंकी अपने हंसी मजाक में लगे हुए थे कि तभी समीर के मोबाइल पर एक मैसेज आया। समीर ने मैसेज खोलकर देखा तो उसमें लिखा था कि कुछ ही देर में एंटी करप्शन ब्यूरो और दिल्ली पुलिस हेल्दी हार्ट हॉस्पिटल पहुंच रही है। समीर मुस्कुराने लगा क्योंकि इस रेड के बारे में नए प्रेसिडेंट मिस्टर बहल को कोई आइडिया ही नहीं था। लगता है पुलिस ने बहुत कम टाइम में इतना कुछ इन्वेस्टिगेट कर लिया। समीर ने फट से अपना मोबाइल जेब में रखा और पिंकी को एक बाइट खिलाते हुए बोला, अच्छा पिंकी, अब मुझे जाना होगा, एक बहुत जरूरी काम आ गया है। अब तुम आराम करो, मैं जल्दी ही तुमसे मिलने आऊंगा। और तुम्हारा स्पेशल रूम भी रेडी हो गया है और अब तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अपना ध्यान रखना, चलता हूँ। आप भी अपना ध्यान रखना और जल्दी आना। पिंकी समीर के गले लग गई। समीर ने पिंकी को बेड पर लिटा दिया और वार्ड से बाहर निकल गया क्योंकि अब उसे प्रेसिडेंट जगदीश बहल के ऑफिस जाना था और उसके हाथों में हथकड़ी लगने वाली थी। मैंने ये हॉस्पिटल सिर्फ इसलिए खरीदा था क्योंकि मैं लोगों की जान बचा सकूं, ना कि कुछ लालची लोगों की जेब भरने के लिए। मिस्टर प्रेसिडेंट, अब तुम्हें पता चलेगा कि अपनी दी हुई दवाई का टेस्ट क्या होता है। और इंसाफ की आग लेकर समीर प्रेसिडेंट के ऑफिस में घुस गया। समीर को ऐसे अचानक अपने ऑफिस में आता देख प्रेसिडेंट चौंक गया। अरे समीर जी, आप मेरे केबिन में? क्यों चौंक गए मुझे देखकर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मुझे लगा था कि आप चले गए। समीर जानता था कि ये प्रेसिडेंट समीर की बात बस इसलिए सुन रहा था क्योंकि वो इस हॉस्पिटल का नया मालिक था, वरना वो एक 18-19 साल के जवान लड़के की किसी बात को सीरियसली नहीं लेता। बताइए, आप मेरे ऑफिस में किसी काम से आए हैं? मैं यहाँ उसी सवाल का जवाब लेने आया हूँ जो मैंने पहले पूछा था। मेरी बहन को स्पेशल वार्ड से जनरल वार्ड में शिफ्ट किया, क्यों? समीर ने प्रेसिडेंट बहल को गुस्से से घूरा। ये आदमी बस पैसों के पीछे भागने वालों में से था जिसे दूसरे इंसानों की जिंदगी की कोई परवाह नहीं थी। अपने पैसे के दम पर ऊंचे अधिकारियों से मिली भगत कर उसे बस ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना था, चाहे किसी की जान ही क्यों न चली जाए। अगर कोई गरीब जो गंभीर रूप से बीमार है अस्पताल आए तो प्रेसिडेंट बहल उसका तुरंत इलाज करेगा? बिल्कुल नहीं। उल्टा वो तो उन गरीब और लाचारों को बेड पर ही मरने के लिए छोड़ देगा। समीर ये सब सोच भी नहीं पा रहा था, लेकिन प्रेसिडेंट बहल के लिए तो इंसान की जिंदगी सिर्फ पैसों से तौली जाती थी। प्रेसिडेंट बहल ने देखा कि समीर का चेहरा गुस्से से लाल होता जा रहा था, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बस बेफिक्र खड़ा रहा और बनावटी शर्मिंदगी के साथ बोला, मिस्टर समीर, आप भी जानते हैं कि आपकी बहन की हालत अब काफी बेहतर हो चुकी है। डॉक्टरों का कहना है कि अब उसे जनरल वार्ड में शिफ्ट किया जा सकता है। एक डॉक्टर के नाते हम उसे सिर्फ इसलिए स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे सकते क्योंकि वो बॉस की बहन है। मेरी बहन? मिस्टर समीर, आपकी बहन इंसान है तो क्या बाकी मरीज इंसान नहीं है? क्योंकि वो आईसीयू में एक बेड ज्यादा घेर रही है, किसी गरीब की जान जा सकती है। डॉक्टर होने के नाते हमें जमीर से काम लेना चाहिए। जगदीश बहल की नजरें समीर पर टिकी थी और अपना सीना तान कर खड़ा था, जैसे कि कह रहा हो, मैं तो सच का मसीहा हूँ। अगर समीर ने इस मामले की पहले से जांच ना की होती तो शायद वो इस दिखावे में आ भी जाता।
जब समीर के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं दिखा तो जगदीश बहल ने गुस्से में अपनी सफेद कोट उतारकर सीधा समीर पर फेंक दिया। देखो लड़के, अगर मैं अपनी नौकरी छोड़ दूं तो तुम्हें भी अस्पताल से बाहर निकलना होगा। इन शब्दों के साथ जगदीश बहल ने खुद को ईमानदारी का सबसे वफादार पहरेदार दिखाने की कोशिश की। उसकी बातों में ऐसा लग रहा था जैसे समीर ही सबसे बड़ा मतलबी इंसान है जिसे किसी की जान की परवाह नहीं है। पर असलियत ये थी कि जगदीश बहल को ये सब कहने की हिम्मत इसलिए थी क्योंकि उसे पता था कि समीर के पास उसे निकालने का कोई अधिकार नहीं था। तभी एक दूसरा डॉक्टर जो वहाँ मौजूद था वो भी आगे आया। उसने बिना कोई रिएक्शन दिए अपना कोट उतारा और सीधा समीर पर फेंक दिया। जाहिर सी बात थी कि वो बहल को सपोर्ट कर रहा था। मैंने सुना था दिल्ली का ये अस्पताल गरीबों के इलाज के लिए बना है, जहाँ पैसे के बिना भी इलाज होता है। इसलिए मैंने अपनी जॉब बदली। पर पहले ही दिन मुझे समझ आ गया कि यहाँ भी सब उतना साफ सुथरा नहीं है जितना बाहर से दिखता है। ये डॉक्टर दिल्ली का सबसे मशहूर सर्जन था। वो प्रेसिडेंट से मिलने आया था, लेकिन अचानक से इस बहस में फंस गया। समीर ने इस गंभीर चेहरे वाले डॉक्टर को देखा, लेकिन कुछ कहने के बजाय बस हल्का मुस्कुराया और धीरे से बोला, तुम तो यहीं रहना चाहोगे ही। ये नकली बातें सुन समीर के भी चेहरे का भाव अचानक बदल गया। उसने प्रेसिडेंट बहल का कोट उठाया और झाड़कर साफ किया। फिर उस डॉक्टर को एक नजर देखते हुए बोला, बुजुर्गों की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन तुम्हारे लिए कोई इज्जत नहीं है। तुम इसके लायक नहीं। मैं इस प्रोफेशन की इज्जत करता हूं, लेकिन इस कोट की आड़ में छिपे भेड़ियों की नहीं। मेरी बहन को जन्मजात दिल की बीमारी है। आईसीयू में रहना उसका हक है, और तुम कहते हो कि 2-3 दिन में वो ठीक हो गई। सर्जन हक्का बक्का रह गया। उसने सर झुका लिया क्योंकि उसे समझ आ गया था कि समीर सही कह रहा था। प्रेसिडेंट बहल अब भी अकड़ कर खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में अब हल्की घबराहट दिखने लगी थी। सही कहा, ये तो उसके अटेंडेंट डॉक्टर की गलती है। चलो हम असली कल्प्रिट को पकड़ते हैं। प्रेसिडेंट बहल ने समीर की पकड़ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो उसे हिला भी नहीं पाया। सच में? तो फिर उन गरीब मरीजों का क्या, जिन्हें बिना चेकअप के सीधे 1 लाख का बिल थमा दिया जाता है? या फिर उसमें भी तुम्हारे अटेंडिंग डॉक्टर की गलती है प्रेसिडेंट? अब बात गंभीर मुद्दे पर आ चुकी थी। समीर का लहजा मजाकिया था, लेकिन उसकी आंखों में गुनहगारों को सजा देने की एक आग जल रही थी। लेकिन समीर के कॉन्फिडेंस भरे अंदाज को देखकर प्रेसिडेंट बहल और ज्यादा कंफ्यूज हो गया, लेकिन उसे अब भी लग रहा था कि वो आसानी से बच निकलेगा। मिस्टर समीर, कहीं आप किसी के बहकावे में तो नहीं आ गए, या फिर यूं ही मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं? इस तरह बेबुनियाद बातें मत करिए। अगर गलत साबित हुए तो आप पर मानहानि का केस भी हो सकता है। प्रेसिडेंट बहल को लग रहा था कि वो बस बहस करके मामला संभाल लेगा, लेकिन समीर के फेस पर कोई रिएक्शन नहीं था। उसने तेज धार की तरह पलटवार करते हुए बोला, सच क्या है ये ना तुम तय करोगे ना मैं, लेकिन अब तुम्हारे पास कोई मौका नहीं बचा। जैसे ही समीर की बात खत्म हुई, दरवाजा खुला और एंटी करप्शन ब्यूरो के अफसर अंदर आ गए। प्रेसिडेंट बहल, आप पर रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार और अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करने का आरोप है। कानून के तहत हम आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए साथ ले जा रहे हैं। 2 अफसर आए और प्रेसिडेंट बहल को उसकी कुर्सी से उठाकर ले गए। समीर बस मुस्कुराता खड़ा सब देख रहा था। जाते जाते अफसरों ने पीछे मुड़कर समीर को देखा और हल्की मुस्कान दी। समीर समझ गया कि चंदानी परिवार की पहुंच कितनी दूर तक है। प्रेसिडेंट बहल ही नहीं, नीता बहल और संजय बहल भी गिरफ्तार हो चुके थे। अस्पताल में घोटाले की वजह से नाम खराब हो सकता था, लेकिन समीर पहले ही घोषणा कर चुका था कि ये अस्पताल अब सिर्फ गरीबों के लिए होगा, बिना किसी मुनाफे के। हेलो, मुझे अस्पताल का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दो। मैं नहीं चाहता कि फ्यूचर में फिर कभी ऐसा हो। फोन रखते ही उसने एक और जरूरी काम किया। पहले वाली एक जूनियर नर्स नेहा को प्रमोट करके हेड नर्स बना दिया और ये भी तय किया कि अब अस्पताल में सिर्फ वही लोग काम करेंगे जो सच में मरीजों की सेवा करना चाहते हैं। समीर अपनी पहचान सबके सामने लाना नहीं चाहता था। उसे हमेशा से इन अमीरों के दिखावे वाले अंदाज से दिक्कत थी। एक पार्टी ने उसकी सारी प्लानिंग खराब कर दी, लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। जिंदगी ने अब उसे ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां उसे खुद की पुरानी पहचान को भूलना भी नहीं है और नए में अपनी जगह भी बनानी है। अभी तो उसे अपनी पढ़ाई भी पूरी करनी थी, इसलिए उसे वापस यूनिवर्सिटी में जाना ही पड़ेगा और सबका सामना करना भी पड़ेगा। अब मुझे पहले से ज्यादा मेहनत करनी होगी। अगर मुझे अपने वजूद को पूरी तरह जानना और जीना है तो मुझे अपना 2.0 वर्जन बनना ही होगा, क्योंकि इस कहानी की जड़ें बहुत दूर तक फैली हुई हैं। समीर खुद की इस नई लाइफ की मिस्ट्री को डिकोड करने के लिए बहुत कुछ कर रहा था, लेकिन उसे अब पहले से ज्यादा अलर्ट रहना होगा, क्योंकि जो केटीवी में हुआ वो दोबारा भी हो सकता था। और ऊपर से उसी केटीवी में विशाल की सारी हेकड़ी निकल गई थी। साथ ही जोया का उसके साथ पब्लिकली ब्रेकअप होने से उसकी इज्जत पूरी तरह मिट्टी में मिल गई थी। यहाँ तक कि पिटाई खाने के बाद वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। उसे कुछ लड़कों ने सिक्योरिटी के साथ वापस हॉस्पिटल पहुंचाया। अब तो वो बिल्कुल चुपचाप नहीं बैठेगा, कुछ तो पक्का करेगा। समीर बॉयज हॉस्टल जाते जाते ये सब सोच रहा था और जैसे ही वो डॉर्म में पहुंचा
तो फिर से वापस आने की हिम्मत कैसे कर सकता है? अगर तेरी वजह से ये सब ना होता तो आज मैं इस हालत में ना होता। बिस्तर पर पड़ा विशाल अपनी गलतियों पर सोचने के बजाय पूरी गलती समीर पर डाल रहा था। चोट की वजह से वो उठकर समीर को सबक नहीं सिखा सकता था, लेकिन उसके चमचे नितिन और अमन ने अपनी वफादारी दिखाने के लिए तुरंत कूदकर समीर पर हमला करने की कोशिश की। अब बहुत हो गया, तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। रुक जा, पहले ये सोच कि तू इस हालत में कैसे पहुंचा। समीर जानता था कि विशाल वो कुत्ते की दुम है जो कभी सीधी नहीं हो सकती, इसलिए वो अपना माइंड सेट करके ही आया था। जैसे ही नितिन आगे बढ़ा, विनोद तुरंत सामने आ गया और बीच में खड़ा हो गया। तेरा तो घर ही बर्बाद हो गया है, तू अब भी यहाँ कर दिखा रहा है। निकल यहाँ से भिखारी। विशाल ने पहले ही अपने चमचों को बता दिया था कि विनोद का परिवार दिवालिया हो चुका है। पहले भी कई बार विनोद ने समीर का साथ दिया था पुणे गैंग से पंगा लेकर, लेकिन उस जगह विनोद का परिवार पावरफुल और अमीर था। नितिन और अमन चाहकर भी उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते थे, लेकिन अब जब विनोद समीर की साइड ले रहा था तो उन दोनों को ये मौका सही लगने लगा विनोद को बुली करने का। जैसे ही उसने लात उठाई विनोद को मारने के लिए, पूरे हॉस्टल में एक जोरदार चीख गूंज उठी। सब दौड़कर डॉन के दरवाजे के पास इकट्ठा हो गए देखने के लिए कि हुआ क्या है, लेकिन चीख विनोद की नहीं नितिन की थी। समीर एक टूटा हुआ झाड़ू का डंडा पकड़े खड़ा था। उसके फेस पर तो स्माइल थी, लेकिन उसकी मौजूदगी में एक अलग ही रुतबा था। मुझे या मेरे भाई को तंग करने की सोचना भी मत, वरना ऐसी चीखों की झड़ी लगा दूंगा। ये नजारा देखकर भीड़ में खड़े कुछ लड़के आपस में फुसफुसाने लगे। ये समीर है? मुझे तो लगा ही था ये कोई नल्ला होगा। कितना डैशिंग लग रहा है यार। अबे चुप कर बेवकूफ। पूरी भीड़ बस समीर को देख रही थी। समीर ने चुपचाप डंडा नीचे फेंका, विनोद की तरफ देखा और हॉस्टल से बाहर निकलने लगा। समीर भाई थैंक यू। ये सब मत बोल, हम भाई हैं। लोग कहते हैं कि पैसा आते ही लोगों का रंग बदल जाता है, लेकिन विनोद को आज सच का एहसास हुआ कि इस दुनिया में समीर जैसे नेकदिल इंसान भी रहते हैं। समीर अब अमीर था, लेकिन उससे ज्यादा वो एक सच्चा दोस्त था। लगता है अब हॉस्टल में नहीं रह पाऊंगा, बहुत झंझट हो गया है। विनोद, क्यों ना तुम भी मेरे साथ चलो? अकेले रहना बड़ा बोरिंग होगा, तुम साथ में रहोगे तो मुझे बोर फील नहीं होगा। ठीक है। समीर जानता था कि विशाल का असली टारगेट वो खुद था, लेकिन अभी भी विनोद समीर का साथ दे रहा था। अब जब उसका परिवार दिवालिया हो चुका था और उसकी सारी पावर खत्म हो गई थी, तो विशाल इसका पूरा फायदा उठाने वाला था। समीर हॉस्टल छोड़ने का फैसला पहले ही कर चुका था। ऐसे में विनोद खतरे में पड़ सकता था। विनोद समझ गया था कि समीर उसे सिर्फ कंपनी के लिए नहीं, बल्कि उसकी सेफ्टी के लिए अपने साथ ले जा रहा है। आज दोनों किसी होटल में रुकने वाले थे जो समीर ने ऑलरेडी चूज कर लिया था। हे, मानना पड़ेगा, ये तो 5 स्टार लगता है। कितनी लग्जरी है, आई लाइक इट। होटल में कदम रखते ही समीर हैरानी से इधर उधर देखने लगा। इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। आखिरकार वो बचपन में ही चंदानी फैमिली से अलग हो गया था और ऐसी जिंदगी बहुत कम जी थी, तो वो कभी कभी थोड़ा सरप्राइज हो जाता था। विनोद को समीर का इतना चौकन्ना होना थोड़ा अजीब लगा, लेकिन अंदर से वो बहुत खुश भी था। शायद कोई भी इंसान सिर्फ उन्हीं लोगों के सामने खुद को पूरी तरह खुला महसूस करता है जिन पर वो पूरा भरोसा करता हो। समीर हमेशा दिखावे से दूर रहा। अगर उसे झूठा स्टेटस बनाए रखना होता तो वो बीते सालों में मेहनत मजदूरी कर पढ़ाई नहीं करता। लॉबी के अंदर कदम रखते ही कई लोगों की नजरें उन पर टिक गई, लेकिन न समीर को परवाह थी न विनोद को। दोनों बिल्कुल बेफिक्र थे। अबे, ये भिखारी कहाँ से आ गया? यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? भागो यहाँ से। तभी होटल के गार्ड ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, क्योंकि वो दोनों उसे कपड़ों से भिखारी लग रहे थे। अरे ये तो अपना विनोद है। क्या बात है, घर दिवालिया हुआ नहीं कि भिखारियों के साथ घूमने लगा। होटल के लोग दिवालिया शब्द सुनते ही इकट्ठा होने लगे, मानो कोई तमाशा देखने मिला हो। जब विनोद ने देखा कि वो इंसान कौन था जो उसे ताने मार रहा था, विनोद थोड़ा अखड़ गया। समीर चलो यहाँ से, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। क्या? मगर क्यों? विनोद को जाते देख उस लड़के ने फिर से उसे ताना मारते हुए कहा, अरे विनोद, इतना भी क्या गुस्सा यार, तुम तो कभी मेरे अच्छे दोस्त थे और ये मेरा ही होटल है, तो तुम यहाँ आराम से रुक सकते हो। अयान बोरा, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता, प्लीज हमें जाने दो। लेकिन अयान ने जानबूझकर रास्ता नहीं छोड़ा, बल्कि ढीठ की तरह उसका रास्ता रोककर खड़ा रहा। लेकिन समीर को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उसने इसका करारा जवाब देने का फैसला किया, क्योंकि ये लड़का पैसे के दम पर उसके दोस्त की बेइज्जती कर रहा था, वो भी सबके सामने। ये क्या बदतमीजी है? रास्ता छोड़ो। ए भिखारी, आवाज नीचे। मेरे होटल में आकर मुझे ही आंखें दिखा रहा है। तेरी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? तुझे बड़ा घमंड है ना इस होटल का। रुक, अब तू देख मैं कैसे तेरा घमंड उतारता हूँ। तो क्या कर लेगा? धमकी देता है? बात तो ऐसे कर रहा है जैसे मेरे होटल को ही खरीद लेगा। कुछ ऐसा ही समझो। हेलो, बोहरा होटल और इससे जुड़े सभी बिजनेस अगले 2 घंटे में बर्बाद हो जाने चाहिए। एक्चुअली एक काम करो,
बिजनेस का जो करना है करो, ये होटल तुरंत खरीदो, फिर मैं बताता हूँ कि आगे क्या होगा। लोग कहते हैं कि अमीरों में घमंड जन्मजात होता है। जब कोई उन्हें बेइज्जत करता है तो वे उसे छोड़ते नहीं। समीर की ये अमीरों वाली हरकत देखकर अयान का दिमाग खराब हो गया। गार्ड्स, मारो इसे, जब तक हड्डियां ना टूटे बाहर मत निकलने देना। मेरा होटल खरीदेगा, इतनी औकात इसकी। अयान के ऑर्डर पर सिक्योरिटी गार्ड्स लाठी लेकर समीर और विनोद पर झपट पड़े, लेकिन दोनों के चेहरे पर कोई डर नहीं था। और ठीक उसी वक्त कोई हाथ मत लगाना उन्हें। डैड, आप इतनी देर से क्यों आए और इन्हें मारने से क्यों रोक रहे हैं? आप नहीं जानते कि ये कितने कमीने? चुप रहे बेवकूफ, तेरी वजह से इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। क्या? समीर साहब माफ करिए, मेरे बेटे ने बहुत बड़ी गलती कर दी, प्लीज एक बार उसे माफ कर दें। आखिर अयान बोहरा का पिता समीर से माफी क्यों मांग रहा था, और क्या समीर उसे माफ कर देगा, या होगी एक नई दुश्मनी की शुरुआत? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।